आपने अभी एक वर्ड बताया क्लासिकल होम्योपैथी, तो और भी कोई फॉर्म ऑफ होम्योपैथी एग्जिस्ट करती है? हाँ, एक्चुअली क्लासिकल होम्योपैथी होता है और मॉडर्न होम्योपैथी होता है। क्लासिकल होम्योपैथी का यही है कि आप मिनिमम डोजेस दो, मिनिमम डोजेस फॉर अ डिसीज़। और मॉडर्न में ये होता है कि पेशेंट और भी चीज़ें ऐड कर देता है। जैसे मान लो कि एलर्जी के साथ में आपने उसको मल्टीविटामिन भी दे दिया, एक ताकत की दवाई दे दी, एक विटामिन डी दे दिया, ऐसे ऐसे करके और भी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस आपने कोई देखे हैं जिसके बाल बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाते हैं? मैंने इसीलिए अपना ये फोटो लगाया हुआ है। ये एक्चुअल के पेशेंट्स हैं मेरे, जो आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल लॉस्ट केस था एंड जाने ही वाला था सर्जरी के लिए। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो डॉक्टर मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा यू जस्ट गिव मी 3 मंथ्स। तो विद इन 3 मंथ्स तीनों चीज़ों पे काम किया और वो बिल्कुल अनबिलीवेबल रिजल्ट उसके थे। हाँ, उसको खुद भी नहीं लग रहा था कि इतना कुछ होगा। हाँ, और ऐसे एक नहीं, अब उसके बाद ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स हैं सिर्फ हेयर लॉस वाले, जिनका गोन केस है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि बाल वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उनके होम्योपैथिक से बाल तुरंत वापस आ रहे हैं। Hello Dr. Vasudha, how are you? Yes, I'm good. How are you? Welcome to the Vedic Roots podcast. Okay. Thank you. तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। थोड़ा सा आई थिंक व्यूअर्स वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। आप थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आपकी प्रैक्टिस है? ठीक है। सी आई एम डॉक्टर वसुधा। मेरा होम्योपैथिक BHMS जो हुआ वो इंदौर से हुआ, मध्य प्रदेश से। उसके बाद मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब की एक प्राइवेट नर्सिंग होम में। मतलब ये लकीली बहुत कम डॉक्टर्स के साथ होता है कि वो जैसे ही पास आउट हुए वैसे उनकी जॉब लग गई। तो वहाँ पे मैंने 1 साल 1.5 साल किया। उसके बाद आई गॉट कॉल फ्रॉम द नोएडा में एज ए सीनियर कंसल्टेंट मैंने काम किया। HNG क्लिनिक, वो भी एक हेयर एंड ग्लो के लिए एक क्लिनिक थे, उसमें सीनियर कंसल्टेंट ऐसे काम किया। फिर वहाँ से मैं प्रमोट ही होकर उन्होंने मुझे इंदौर की अपनी एक सब ब्रांच में वापस भेज दिया, क्योंकि बेसिकली आई वॉज फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मैं फिर से अपने मध्य प्रदेश में आ गई। वहाँ पे एक तारा करके था, वो भी हेयर के लिए क्लिनिक्स थे। वहाँ पे अगेन एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम किया। उसके बाद आई गॉट कॉल फ्रॉम माई ओन कॉलेज एज ए मेडिकल ऑफिसर। वहाँ पे OPD में मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया, जहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स देखते थे डेली बेसिस पे। और वहाँ पे इंटर्न्स को गाइड करना, इंटर्न्स को सिखाना, तो वो एक चीज़ था। उसके बाद ये 2014 के 14 में आई गॉट मैरिड। और उसी वक्त लकीली फिर से कि मेरा गवर्नमेंट कॉल भी आ गया एज ए आयुष डॉक्टर। अच्छा। हाँ, तो आई वॉज इन अ डिलीमा कि व्हाट शुड आई डू, बट आई जॉइंड एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर देयर। तो आई वर्क देयर फॉर 1 ईयर। देन वो थोड़ा सा फैमिली वाइज लग रहा था कि अलग रह रहे हैं, तो मैंने वो क्विट कर दिया वो जॉब। वहाँ से फिर मैं आ गई हूँ दिल्ली। ठीक है, 2014 में। 2014 में यहाँ से मैंने DLF फेज़ 3 में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। पहले इसी U ब्लॉक से ही, DLF फेज़ 3 से। तो यहाँ से तब से लेके मैं अपना हेयर, स्किन, ओबेसिटी, साइकोलॉजिकल, फीमेल डिसऑर्डर्स पे टिल डेट काम कर रही हूँ। और ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ एज ए होम्योपैथ कि हम यहाँ पर जब आए थे 2014 में, तो आई डोंट नो एनीवन, जस्ट लाइक आई एम वेरी स्ट्रेंजर टू दिस DLF फेज़ 3 या गुरुग्राम। बट वो बोलते ना, जब आपको कुछ करना होता है या पता होता है कि ये किया है, तो रास्ते निकल जाते हैं। तो बस मैंने एक पेशेंट को ठीक किया एंड दैट पेशेंट इज़ लाइक भगवान था वो मेरे लिए कि वो ठीक हुआ। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द एक्जिमा। मतलब इतना ज़्यादा था, वो परेशान हो चुका था सारे एलोपैथी लेकर। और मुझे लगता है शायद वो पेशेंट ही इज़ नो मोर। कोविड में उसकी डेथ हो गई है। मुझे जस्ट वेरी फील बैड फॉर हिम कि उसने मेरा क्लिनिक खुलवाया। मुझे ऐसा लगता है ही टोल्ड कि मुझे होम्योपैथी लेना है, आई एम फेड अप ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। सब कुछ ले चुका था वो। तो आई जस्ट ओपन माई क्लिनिक। द फर्स्ट पेशेंट, मेरे पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे, टेबल भी मुझे खरीदनी थी, मतलब मेरा सेटअप भी तैयार हो रहा था। बट ही जस्ट केम, आई गिव हिम मेडिसिन एंड विद इन अ वीक ही गॉट रिजल्ट। और उसके बाद तो मतलब वही कि उसने डिफरेंस, हाँ, माउथ टू माउथ इतना हुआ कि गॉड ग्रेस, मतलब इट्स
लाइक पेशेंट्स को लगा कि हेयर स्किन, तो टिल डेट आई एम हियर। तो आपको भी टोटल मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस तो काफी सालों का हो गया। yes, yes, 16 प्लस। अच्छा 16 प्लस। यस। अरे वाह, अरे वाह। 16 प्लस, बहुत ही बढ़िया। हाँ। मैं एक्चुअली आपकी वेबसाइट देख रहा था। हाँ। मैंने देखा कि आपकी वेबसाइट में ना काफी सारे लोगों ने रिव्यूज डाल रखे हैं कि उनका हेयर लॉस रिवर्स हो गया, स्टोन्स थे खत्म हो गए। तो ये कोई मतलब ये जनरली होम्योपैथी में इजीली है या फिर आपके पास कोई सीक्रेट सॉस है जो कि आप इजीली आप उस पेशेंट को ये करवा पाते हैं? नहीं, इसके लिए देखिए बहुत ही साइंटिफिक है। मतलब मैं पेशेंट को भी ये बोलती हूँ कि बहुत साइंटिफिकली लॉजिक के साथ हम लोग मेडिसिन देते हैं। मैं बेसिकली क्लासिकल होम्योपैथी करती हूँ। अच्छा। तो क्लासिकल होम्योपैथी में हम लोग रूट कॉज तक जाते हैं। अगर सपोज आप स्टोन की बात करें, मेरे बहुत सारे स्टोन्स के पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं, जिनको सर्जरी के लिए सजेस्ट कर दिया गया था, लेकिन दे टुक द होम्योपैथी फॉर 15-20 days एंड द स्टोन इज रिमूविंग फ्रॉम द यूरिन। They have a like stone. Okay. They showed me the stone. Kidney stone. Kidney stones. Okay. जिसके लिए डॉक्टर्स उनको बोल देते थे कि अब ये आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, राइट? तो लॉजिकली हम लोग अगर देखें तो होम्योपैथी में मेडिसिन्स कोर रूट कॉज तक जा रही है। जिस पेशेंट को अगर कुछ सप्रेशन होगा, लैक ऑफ वाटर है, कहीं ना कहीं कोई ओवर थिंकिंग है, तो स्टोन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे होम्योपैथिक थ्योरेटिकल बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। तो वी गिव द मेडिसिन टू द रूट कॉज। सप्रेशन जैसे ही निकलेंगे, स्टोन डिसॉल्व होगा एंड इट रिमूव फ्रॉम द यूरिन। दूसरा आप बोल रहे हो हेयर लॉस। हेयर लॉस के लिए इक्विवेलेंट हमारे पास मेडिसिन है। जैसे अगर मिनॉक्सिडिल है, DHT ब्लॉकर, तो हमारे पास सेबल सेरुलेटा 30 है, जो कि इक्विवेलेंट उसी तरह काम करती है जैसे कि मिनॉक्सिडिल काम कर रही है। बट मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट हैं कि वो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन को भी हटा देता है, लेकिन सेबल सेरुलेटा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इवन ग्रोथ ही होती रहती है। तो सेबल सेरुलेटा अगर आप थोड़ा और मतलब मैं मेडिकली अगर आपको समझाऊं तो सेबल सेरुलेटा एक ऐसे हर्ब से बनता है जहाँ पे कि ग्रोथ होती है उसके सेल्स में। तो वी बिलीव इन डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये एक लॉजिक है। जैसे मैथ्स में लॉजिक होते हैं, ठीक है, वैसे हमारा है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। जो दवाई जिस चीज़ से बनी होती है वो दवाई पेशेंट में भी उसी तरह रिएक्ट करती है। तो सेबल सेरुलेटा का जो बार्क है, जो पेड़ की वो है बार्क है, उसके आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे हेयर्स निकले हुए होते हैं। अच्छा। तो दैट वर्क्स साइमल्टेनियस लाइक पैरेलली ऑन द स्कैल्प की वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है। तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल लॉजिकली होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, कुछ भी मतलब स्यूडो साइंस नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, तो दिस इज द गुड थिंग। तो आपने अभी एक वर्ड बताया क्लासिकल होम्योपैथी, तो और भी कोई फॉर्म ऑफ होम्योपैथी एग्जिस्ट करती है? हाँ, एक्चुअली क्लासिकल होम्योपैथी होता है और मॉडर्न होम्योपैथी होता है। अच्छा। दो तरह के प्रैक्टिस डॉक्टर्स यूजुअली करते हैं। तो आई एम डूइंग क्लासिकल होम्योपैथी। आई ऑलवेज बिलीव इन क्लासिकल होम्योपैथी। क्लासिकल होम्योपैथी का यही है कि आप मिनिमम डोजेस दो, मिनिमम डोजेस फॉर डिसीज। और मॉडर्न में ये होता है कि पेशेंट और भी चीज़ें ऐड कर देता है। जैसे मान लो कि एलर्जी के साथ में आपने उसको मल्टीविटामिन भी दे दिया, एक ताकत की दवाई दे दी, एक विटामिन डी दे दिया, ऐसे ऐसे करके और भी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी में सिर्फ रूट कॉज के लिए ही मेडिसिन दी जाती है। उसके लिए कोई एक्सटर्नल ऑइंटमेंट नहीं दिया जाता, कोई और सिरप नहीं दिया जाता, सिंगल पिल्स फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है। तो आई एम डूइंग क्लासिकल में मतलब वो एंशिएंट वे ऑफ रूट कॉज एनालिसिस दोनों में होता है। रूट कॉज एनालिसिस दोनों में होता है। मॉडर्न में बस उस एक मैंने मेडिसिन के साथ में और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, ये रहता है। ट्रीटमेंट दोनों में रूट कॉज से ही होता है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मॉडर्न थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स को सप्रेस करने में फोकस कर रहा है और क्लासिकल थोड़ा रूट कॉज में ज्यादा जा रहा है, या फिर दोनों इक्वल से ही हैं? दोनों इक्वल से ही हैं, बट क्लासिकल होम्योपैथी अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे और एकदम लंबे समय तक वो हीलिंग प्रोसेस पे रहेगा। क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी में हम इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉडर्न में गलत नहीं बोलेंगे, मॉडर्न भी सही चल रहा है, बट आई बिलीव कि जिस चीज़ की ज़रूरत ही ना है उसको देने का कोई सेंस नहीं है। बॉडी तो उसके लिए भी वर्क करेगी, बट बॉडी की अभी प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन सिर्फ एक बीमारी को हटाने की है। हम उसको और दूसरे काम हटाने के लिए क्यों दें? सपोज अगर आपको सिर्फ आज एक गुलाब जामुन ही खाना है, मैं बोलूँ कि रसगुल्ला भी खा लो, जलेबी भी खा लो, तो वो फायदा तो करेगा आपको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक अंतर, थोड़ा सा यही है क्लासिकल और मॉडर्न में। ये आप इन सबसे क्लासिकल होम्योपैथी से हेयर फॉल आपने बताया पूरा
तो हर टाइप का हेयर फॉल रहता है या फिर कैसा रहता है, क्योंकि हेयर फॉल की भी काफी सारी स्टेजेस होती हैं और साथ साथ इसमें छोटे छोटे इश्यूज भी रहते हैं, इचिंग, डैंड्रफ, तो क्या क्या किन किन स्टेजेस में हमारा होम्योपैथी हेल्प करता है? ठीक है, देखिए हेयर फॉल में क्या होता है, यूजुअली हेयर फॉल मेल और फीमेल हम दो तरीके से देखते हैं। एक मेल पैटर्न हेयर फॉल होता है और एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस वाला हेयर फॉल होता है। तो फीमेल्स में तो यूजुअली आफ्टर डिलीवरी मैंने नोटिस किया कि मेरे बहुत सारी पेशेंट जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल के लिए आई, क्योंकि उनका ब्लड लॉस, वाइटल फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इवन द हार्मोनल डिसबैलेंस आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो फैक्टर पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए वी हैव मल्टीपल मेडिसिन, सेवरल मेडिसिन विच वर्किंग ऑन द हार्मोनल डिसबैलेंस ऑफ द फीमेल एज वेल एज जो उसका लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, उस पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन उसके ब्लड सेल्स को रिकवर करने में, उसकी एनीमिया को ठीक करने में हेल्पफुल करती हैं। तो वहाँ जाके अब उसमें भी ये है कि मैं वहाँ पे वो मेडिसिन नहीं दे सकती जो मैं आपको बता रही हूँ DHT वाली। वहाँ हमें फीमेल्स को वही मेडिसिन देनी पड़ेगी जो उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो जो मेडिसिन उसको रिकवर करें और जो हार्मोनल डिसबैलेंस या स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग उसकी बॉडी में चल रहा है उस पर काम करे, तो हेयर फॉल ठीक हो जाता है। अच्छा, तो रूट कॉज आपका बोल रहे हो कि वो स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस है। अच्छा, वो स्ट्रेस है, एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, नींद ना पूरा होना, बार बार जागना, ये सारे डिस्टर्बेंसेस की वजह से उसका हेयर फॉल हुआ है। उसको कोई और बीमारी नहीं हुई है बड़ी, हेयर फॉल शुरू हुआ है तो उसका कॉज यही था कि उसको हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो हम वो मेडिसिन देते हैं स्लीप जिससे उसके प्रॉपर आए, ठीक है, जिससे उसका हार्मोनल डिसबैलेंस ठीक हो जाए, वो मेडिसिन देंगे जो उसको हैप्पी फील करवाए। सेरोटोनिन रिलीज करने वाली मेडिसिन हम देते हैं। अच्छा, ये भी एग्जिस्ट करती हैं? यस, क्योंकि उस वक्त बॉडी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि आपका हेयर साइकिल, स्लीप साइकिल, पिगमेंटेशन आ जाता है फीमेल्स को। तो हम मेडिसिन दे रहे हैं कि उसका स्लीप साइकिल ठीक हो जाए। मेडिसिन हेल्प इन अ साउंड स्लीप, मेडिसिन हेल्प्स इन रिलीजिंग द सेरोटोनिन लेवल, ताकि पेशेंट फीमेल हैप्पी फील करे। जब वो हैप्पी फील करेगी तो उसका सेरोटोनिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा एंड द हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, और ऐसे मेल पैटर्न में भी अगर हम देखें तो यूजुअली एक रैंडमली अगर हम मेल्स का देखते हैं तो 21 से 31 एज के बीच में उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होता ही है, ऑन एन एवरेज सबका होता है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो एबनॉर्मल फॉर्म में 5% कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसको हम DHT बोलते हैं। तो DHT उनका हेयर फॉल को डिस्टर्ब करता है। पहले धीरे धीरे हेयर थिनिंग होती है, थिनिंग के बाद फिर फॉलिकल्स और श्रिंक होते हैं तो बाल निकलना बंद हो जाता है, तो लेंथ नहीं बढ़ती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फॉलिकल्स श्रिंक होते होते एक लेवल पे एट्रोफी हो जाती है और बाल्डनेस आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर मैं वो जो बात कर रही हूँ मेडिसिन की, DHT के इक्विवेलेंट जो काम करती है सेवल, वो वहाँ पे एक देती हूँ, प्लस रूट कॉज अगेन स्ट्रेस भी होता है, कई बार थायराइड भी होता है, कई बार जेनेटिक भी होता है कि अगर फादर के जल्दी मेल पैटर्न बढ़ने से तो वो उनके सन्स में भी आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको मैटर करती हैं। तो अभी जैसे हेयर फॉल में आप बता रहे हो मुझे, अब किसी का अगर जेनेटिक है और वो जेनेटिकली ही उसका बॉडी में DHT ज्यादा है, क्योंकि आजकल जैसे जिम भी काफी करते हैं लोग, तो DHT काफी बनता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है जो काफी फ्री टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मतलब DHT के साथ वो आपका टेस्टोस्टेरोन भी मतलब वो बैलेंस रहता है और उसके साथ हेयर ग्रोथ हो जाती है वापस? हाँ, बिल्कुल अच्छा। हो जाती है। मतलब वो सिर्फ वो जो 5% कन्वर्ट हुआ है, उसी को ही बॉडी फिर से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है। मतलब यही एक बेसिक फर्क है मिनॉक्सिडिल और होम्योपैथिक में। होम्योपैथी जब दे रहे हैं हम, तो वो सिर्फ DHT को हटा रहा है, DHT को कन्वर्ट कर रहा है वापस टेस्टोस्टेरोन में करने का, रिवर्स कर रहा है प्रोसेस को। एंड व्हाट मिनॉक्सिडिल इज डूइंग कि वो DHT को तो खत्म कर ही रहा है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन जो थे उसके लेवल को भी खत्म कर रहा होता है। तो ये बेसिक एक फर्क दोनों अगर हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये फर्क आता है, ठीक है। तो वहाँ पर हेयर रीग्रोथ होता है, DHT धीरे धीरे वापस टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा होता है, और फिर बॉडी का जब नॉर्मल हार्मोन अगर वो वापस से उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी भी रेज हो रही होती है, तो पेशेंट को ओवरऑल हेल्थ में भी बेटर फील होता है। तो ये मैंने चेंजेस देखे कि जब व्हेन आई एम गिविंग द मेडिसिन फॉर द हेयर फॉल, द पेशेंट इज फेसिंग द अदर सिम्टम्स ऑल्सो कि ठीक हो रहे हैं,
समटाइम्स उसका कुछ और प्रॉब्लम भी था, वो भी ठीक हो गया, सिर्फ हेयर फॉल का मेडिसिन दिया इसलिए। पर हमने हेयर फॉल का नहीं दिया था, हमने रूट कॉज का दिया था। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी। ये क्या बोलते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस रहता है? मतलब आप कब से मेडिसिन जब आप देना शुरू करते हो, कितने टाइम में हम रिजल्ट्स थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर देते हैं? हाँ, यूजुअली देखिए मैं पेशेंट्स को मेरा रहता है कि मिनिमम 45 डेज तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन एवरी डे। 45 डेज एवरी डे, यस, एवरी डे। हाँ, डोजेस डे के ही होते हैं। तो इट्स अ ईटिंग डोज, जैसे मिनॉक्सिडिल तो थोड़ा सा लगाया जाता है, तो या वो लगाया जाता है? दोनों तरह का देते हैं। अच्छा। मेरा ये रहता है कि इनिशियली मैं सिर्फ ओरल मेडिसिन देती हूँ, बिकॉज ओरल ही काम करेगी सबसे पहले। हमको पहले इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। जब इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, अगर मुझे लगता है सेकेंड थर्ड वीक में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया, उसकी इम्यूनिटी रेज नहीं हुई है और पेशेंट का रीग्रोथ नहीं हो रहा है, तो देन आई गिव एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर रीग्रोथ। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा होता है तो थर्ड हम मीजोथेरेपी पे जाते हैं। मीजोथेरेपी इज़ अगेन वेरी यूनिवर्सल थेरेपी और बहुत नेचुरल वे में वो काम करती है। हम आपके हेयर फॉलिकल्स को बूस्टअप करते हैं, पोर्स ओपन होते हैं, वी जस्ट पोर द प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन, जो बहुत सारी और भी जो मैं अपने रिसर्च में करती रहती हूँ। मैंने सारी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है अपना फॉर्मूला। तो मैं वो मेडिसिन उसके स्कैल्प पे पोर करते हैं और फिर ट्राइस्कोस्कोप में हम देखते हैं तो रिजल्ट दिखते हैं, बर्ड्स दिखने लग जाती हैं। तो ये तो मेरे मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिसमें हेयर बर्ड्स तुरंत दिखती है। अच्छा। हाँ, तो मीजोथेरेपी भी हम लोग उसमें करते हैं। हाँ, तो पेशेंट के लिए ये एक अच्छी चीज़ होती है। मतलब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास सिर्फ इसलिए मीज़ो बहुत जगह हो रही है, मीज़ो में मिनॉक्सिडिल भी डाला जाता है, पर मिनॉक्सिडिल का इतना रहता है कि जब तक आपने उसे यूज़ किया तब तक तो हेयर ग्रोथ होगा, एज सुन एज यू स्टॉप हेयर फॉल शुरू हो जाता है। होम्योपैथी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, तो नेचुरल है। तो पेशेंट मेरे पास इसलिए आते हैं कि वो मीजोथेरेपी उनको होम्योपैथिक मेडिसिन वाला चाहिए, तो आई डू मीजोथेरेपी विद होम्योपैथिक मेडिसिन, तो रिजल्ट और लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं इसमें। ये रहता है इसमें, मतलब जनरली मेडिसिन से काम हो जाता है या फिर आप डाइट वाइट ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी आप कुछ बताते हैं कि ये सब भी करना पड़ेगा? हाँ, देखिए मोस्टली तो डाइट चेंजेस थोड़े से एड ऑन ही करने पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट हेयर, अगर हम सिर्फ हेयर फॉल की बात करें तो हमारा बाल जो होता है वो 70% वाटर और 30% प्रोटीन से बना होता है। इफ पेशेंट इज नॉट टेकिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड वाटर, द मेडिसिन कांट डू एनीथिंग। We have to tell the patient that you have to take good amount of water as well as good amount of protein. तो मैं हमेशा दो चीज़ों के लिए पेशेंट को बहुत फोकस करती हूँ कि प्रोटीन डाइट बढ़ाना है और वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हेयर बड अपने आप स्मूथली एपिडर्मिस लेयर से बाहर निकलने लगता है। तो ये एक फ़र्क आता है। तो डाइट ऑब्वियसली रहती है। ऐसे केसेस आपने कोई देखे जिसके बाल बिल्कुल ही, क्योंकि बड्स भी कई बार वो हो जाती हैं, हेयर बड्स भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो जहाँ पे मतलब बिल्कुल सर्जरी ही करवाने वाली पोजीशन होती है, उनके भी ऐसे कहीं पे बाल आ गए हो या फिर वो हेयर बड्स? मैंने इसीलिए अपना ये फोटो लगाया हुआ है, ये एक्चुअल के पेशेंट्स है मेरे जो आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल लॉस्ट केस था एंड ही गॉट लाइक जाने ही वाला था सर्जरी के लिए, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ। देन ही, और उसको मैं अगर बता रही हूँ तो उसकी सगाई थी आफ्टर 6 मंथ। वो तो डॉक्टर मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा यू जस्ट गिव मी 3 months, जस्ट गिव मी 3 months देन यू कैन गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो विद इन 3 months उसका बहुत ड्रास्टिकली, हमने उसके साथ बस वही था कि फास्ट ट्रीटमेंट किया, एक्यूटली किया, मतलब वेट एंड वॉच वाला चीज़ नहीं किया। वो चलता तो 6 month में भी आते उसके बाल, बट आई गिव हिम ओरल मेडिसिन, एक्सटर्नल मेडिसिन प्लस मीजोथेरेपी, तीनों चीज़ों पे काम किया और वो बिल्कुल अनबिलीवेबल रिजल्ट उसके थे। हाँ, मतलब ऐसा जो उसको खुद भी नहीं लग रहा था कि इतना कुछ होगा। हाँ, और ऐसे एक नहीं, अब उसके बाद ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स हैं सिर्फ हेयर लॉस वाले, जिनका गोन केस है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि बाल वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनके होम्योपैथिक से बाल तुरंत वापस आ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ आपके थ्रू कि हेयर फॉल के लिए अगर बेस्ट ट्रीटमेंट कोई सर्च करता है तो उसे होम्योपैथी ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसे में मतलब लोगों को आजकल ये तो मुझे लग रहा है पता होना चाहिए, नई नई चीजें आ रही हैं, ट्राया करके ब्रांड भी आ गए हैं, बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है सारी चीजें हो रही हैं, बट होम्योपैथी इतने सालों से चली आ रही है, बट आज भी इसको यूज नहीं कर रहे फॉर हेयर फॉल, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। नहीं कर रहे हैं, जो अवेयर है वो लोग, हाँ जो अवेयर है, जैसे अब देखिए माउथ टू माउथ
पेशेंट को पता चलता है। इफ ही इज प्लानिंग टू गो टू अ ट्रांसप्लांटेशन, तो उसने अब अपने सारे कलीग्स को मेरे पास भेजा कि डोंट गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन। यस, नॉन सर्जिकल वे में भी आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है। सो ये पता चलता है लोगों को धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब तो लोग अवेयर हो रहे हैं, दे आर सर्चिंग ऑन कि, क्योंकि सर्जरी पे देखिए बेसिकली कोई नहीं जाना चाहता, ऑलवेज दे वांट कि नॉन सर्जिकली अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है। कुछ पेशेंट्स तो बिलीव करते हैं कि ना आए बाल तो भी ठीक है, हमें होम्योपैथी विदाउट साइड इफेक्ट मिल रही है, उससे बाल 1 साल में भी आएगा तो हमको चलेगा। ये पेशेंट का भी हो गया है। तो आजकल तो मतलब पेशेंट बहुत अवेयर है और एजुकेटेड है, तो हमें उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ही इज़ अवेयर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन कि कैसे वर्क कर रही हैं। इसमें ये आप प्रिवेंशन पे भी तो लोग इसमें यूज करते होंगे, मतलब जिनके थोड़े थोड़े लग रहा है कि अब जाने वाले उस केस में भी तो मुझे लगता है कि या फिर जिसके है बाल उसके लिए भी फायदेमंद है। ऑब्वियसली देखिए, जैसे मैंने आपको एक एज क्राइटेरिया बताया 21 से 31, अगर 21 से 31 के बीच में अगर आपके बाल अगर सपोज नहीं फॉल होते हैं तो बहुत 10% चांसेस है कि आगे चल के हेयर फॉल होगा। ये भी एक फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, क्योंकि जो हार्मोनल डिसबैलेंस होना होता है वो 21 से 31 के बीच में हो जाता है। ठीक है। 31 के बाद अगर किसी को हो रहा है तो फिर उसके लिए मेडिसिन प्रिकॉशनरी हम देते हैं। डाइट एक तो फॉलो करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 31 की एज के बाद वही सेल श्रिंक भी होता है ना बॉडी का, जैसे जैसे आप एज बढ़ती है तो एट्रोफी भी होती है, तो वहाँ पे फिर डाइट को फोकस किया जाता है कि अगर गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, गुड अमाउंट ऑफ डाइट अगर पेशेंट ले रहा है तो फिर हेयर फॉल वहीं पे रुक भी जाता है। और सेफर मेडिसिन भी होती हैं, वो हम लोग फिर उसको उसी वक्त पे देते हैं। तो मेनली मेरा कंसर्न पेशेंट को ये रहता है 21 से 31 के बीच में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसको एक अलार्मिंग या वार्निंग साइन मान के आपकी बॉडी चलना चाहिए, उसके लिए तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तब आपको वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि हेयर फॉल अगर शुरू हुआ है किसी मेल पैटर्न का, अगर मैं बता रही हूँ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, कि अगर उसका सपोज 28 ईयर्स की एज में हेयर फॉल हुआ है, इफ़ ही इज़ सीइंग some hairs on his hand during washing the hairs, तो उसको तुरंत मेडिसिन लेना चाहिए। अच्छा। उसने अगर मैं बोलती हूँ अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी सोचा ना कि बाल वापस आ जाएंगे और हो जाएगा, तब तक तो वो बाल्ड हो जाता है। ये होता है। तो तुरंत बल्क में मिलियंस ऑफ मतलब हेयर फॉलिकल जो वो डैमेज हो रही होती है बॉडी में, तो उसी वक्त ऐड करना चाहिए। ये पेशेंट गलती कर देते हैं, जब तक कि उनका फॉलिकल का इतना ज़्यादा बर्ड्स का लॉस हो जाता है, आफ्टर 1-2 मंथ्स जब वो बाल्ड हो जाते हैं, टेम्पोरल बाल्डनेस सबसे पहले आता है, ये जो पीछे वाला एरिया है, तब जाके वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली मेडिसिन को वर्क करने में उन फॉलिकल्स को पूरा टाइम लगता है, तो 3 मंथ्स तो फिर से लगेगा। तो ये एक चीज़ पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए हेयर फॉल के केस में, कि जैसे ही उसका फॉल शुरू हुआ है एक्यूटली, उसी वक्त उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ये क्या मतलब इसमें ऑयल या शैम्पू ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, ये सब रहता है? नहीं, कि मैं बता रही हूँ वही कि मैं सजेस्ट कर देती हूँ, बट आई डोंट गिव फ्रॉम माय एंड। मैं सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथी करती हूँ, तो आई जस्ट गिव मिनिमम मेडिसिन, एक ही मेडिसिन देती हूँ, फिर उससे ठीक करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और शैम्पू सजेस्ट कर देती हूँ, ऑयल सजेस्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ तो अगर हेयर फॉल होता है तो ऑयल सजेस्टिबल होता ही नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप ऑयल मत लगाओ, अपने आप हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आपको हेयर फॉल होता है तो आपको कोई हर्बल शैम्पू यूज़ करना चाहिए। बहुत फ्रिक्वेंटली वॉश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फॉलिकल है वो बहुत ज़्यादा वीक है। उस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे केमिकल शैम्पूज़ का या ऑयल्स का, तो बाल और ज़्यादा टूट जाएगा। तो वो चीज़ से तो मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ कि हेयर फॉल के वक्त ऑयल नहीं लगाना है। एक बार ही बाल आ जाते हैं फिर ये मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, या फिर वो चलती रहती है? जैसे मिनॉक्सिडिल तो थोड़ा लंबे समय तक चलती है, अदरवाइज जैसे आपने बताया वो खत्म हो जाता है प्रोसेस। नहीं, होम्योपैथी के केस में अगर पेशेंट ने 3 मंथ या 6 मंथ मेडिसिन ले लिया है, तो बहुत कम चांसेस है कि उसके वापस से बाल, अगर उसने कुछ डाइट एरर कुछ किया है तो ही हेयर फॉल फिर से शुरू होगा। अदरवाइज हमने नेचुरल वे में ग्रो किया है, नेचुरल फॉलिकल्स को बूस्टअप किया है, तो जैसे नए बाल आते हैं वैसे ही वो लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्ट करते हैं, वही रहता है। वापस मतलब ख़त्म करने के बाद फिर से बल्कि हेयर फॉल होगा, ऐसे केसेस बहुत 1% या 2% ही होंगे, ऐसे नहीं होता जनरली। ओके। ये जैसे जो होते हैं वाइट हेयर वगैरह जल्दी हो जाते हैं आजकल, अर्ली ऑनसेट बहुत बढ़ गया है, तो ये सब भी होम्योपैथी से है इसमें? इसका कुछ देखिए, ग्रेइंग के लिए तो मैं बोलूँगी कि बहुत किसी भी पैथी में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ग्रेइंग अगर
स्टार्ट हुआ है तो उसको सिर्फ हम स्टॉप वहीं पे कर सकते हैं, वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। ग्रेइंग अगर किसी की आजकल बच्चों को हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड, हाइपोथायराइड की वजह से ग्रेइंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम उसी लेवल पे उसको मेडिसिन देना स्टार्ट करें तो वो वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, बट रिवर्ट नहीं कर सकते ग्रेइंग को कभी भी। लेकिन मैं ये बता रही हूँ फिर से कि जब मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन देती हूँ तो आई रियलाइज़ कि सम ऑफ माई मेडिसिन वर्किंग ऑन द ग्रेइंग ऑल्सो। मैंने पेशेंट के बालों का टेक्सचर चेंज होते हुए देखा विद इन 3 मंथ्स। हाँ, मतलब उनके बाल ब्राउनिश से ब्लैकिश हो गए। तो नाउ आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन माई, मतलब मैंने एक वेट लॉस पे तो किया ही है, पर मैं अपना हेयर पे भी एक कर रही हूँ ग्रेइंग का, क्योंकि एक सबसे बड़ा आपने अच्छा मुझे बताया, ग्रेइंग के लिए बहुत लोग परेशान हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, या तो हेयर कलर के लिए जाते हैं। तो अभी एक मेडिसिन फाइंड आउट हुई है मेरे 500 पेशेंट्स पे देखकर कि अगर बाल आपका ब्राउनिश से ब्लैकिश हो रहा है तो ग्रेइश से ब्राउनिश पे भी आ सकता है। मेलानिन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई एम फाइंडिंग एंड सर्चिंग सम मेडिसिन की जो मेलानिन को प्रोड्यूस करके और बाल को रिवर्ट करने की कोशिश करे। तो इट्स गोइंग ऑन, बट मेडिसिन आर वर्किंग ऑन द ग्रेइंग। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक बहुत अच्छा सवाल एकदम सूझा अभी। ये तो आपने अभी हेयर के लिए बताया, ये बियर्ड या फिर ऐसी चीजों के लिए भी इफेक्टिव रहती हैं? हाँ, जैसे एडोलेसेंट्स एज में बच्चे रहते हैं जिनको बियर्ड ग्रोथ नहीं होती है, तो दे टुक द मेडिसिन फॉर रीग्रोथ और वो काम करती है। ओके, मतलब ऐसे मेडिसिन ही चलती हैं सारी, मतलब अलग अलग पैटर्न नहीं, उसमें भी देखिए फिर से हमें वापस जानना पड़ता है कि अगर एडोलेसेंट में आ जानी चाहिए थी बियर्ड ग्रोथ तो आई क्यों नहीं है, तो कहीं उसकी लैकिंग तो नहीं है। तो लैकिंग के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है कि क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है क्योंकि कई बार विटामिन डी, विटामिन B12 की लैकिंग की वजह से भी रीग्रोथ नहीं होता है। तो वो अगर लैकिंग होता है तो वो मेडिसिन हम लोग होम्योपैथी की सब्स्टिट्यूशन वाली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहता है, उस पर भी काम करती हैं। हाँ, तो ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। मैं इनफैक्ट ये जानना भी चाहूँगा, शायद काफ़ी लोग जानना चाहेंगे, आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं सारी चीज़ों का? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट का केस टेकिंग, जैसा क्लासिकल होम्योपैथी में तो हम लोग पूरा केस टेकिंग करते हैं। उसके बाद में अगर कुछ चीज़ें जो लगती हैं कि वी नीड टू नो अबाउट द पेशेंट, जो हमको सिम्टम्स से भी नहीं पता चल रहा है, तो आई सजेस्ट देम फॉर द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम सारे। ब्लड टेस्ट में जो लैकिंग होती है तो वी हैव मेडिसिन्स, जैसे एलोपैथी में है सारी देखिए मेडिसिन्स तो दोनों सब पैथी में होती है, आयुर्वेदिक में। तो लोगों को ये नहीं पता है कि विटामिन डी के लिए होम्योपैथी में भी है, मतलब ही नीड नॉट टू टेक अ विटामिन डी जो भी मेडिसिन है सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी से भी आपका चीज़ ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी से भी विटामिन डी यस लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। आई एम गिविंग द मेडिसिन्स फॉर विटामिन डी, आई एम गिविंग मेडिसिन्स फॉर लिपिड, मतलब लिपिड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम दे रहे हैं। और 45 डेज में पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। एक पेशेंट का बोन सिस्ट था, बोन्स में सिस्ट था, ठीक है। पेशेंट वेंट टू एम्स हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि हमको उसकी फिबुला, जो पैर की बोन होती है, फिबुला रिमूव करनी पड़ेगी। लेकिन वो मेरे पास आए, उनको एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑब्वियसली सर्जरी के लिए, फिर कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, नहीं जाना चाहते थे वो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन हमने दिया उसके लिए, तो उसका बोन सिस्ट पूरा डिजॉल्व हो गया। एंड आई हैव एक्सरेज, मतलब वो बिफोर आफ्टर वो ख़त्म हो गया, नो नीड टू गो फॉर द सर्जरी। तो हम लोग वहाँ पे मैंने कैल्शियम दिया, वहाँ पे मैंने विटामिन डी दिया, वहाँ पर हमने पेशेंट को और भी डाइट चेंजेस करने के लिए बोले, पेशेंट को एक्सरसाइजेस कुछ बताए, तो वो चीज़ें चेंज हो गई उसकी। तो बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक वे में होम्योपैथिक मेडिसिन भी वैसे ही काम कर रही होती हैं जैसे कि और अगर हम बाकी सॉल्यूशंस हैं जैसे वैसे ही। ये मतलब ये मतलब उससे मिलता जुलता कुछ चीज़ होता है, विटामिन डी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उसी को ही बढ़ाती हैं, या ओवरऑल बैलेंस करती है आपकी बॉडी को, कैसे रहता है? देखिए, विटामिन डी एक्चुअली हमारी बॉडी में लीवर और किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होता है ऑब्वियसली। तो वी आर नॉट गिविंग विटामिन डी इन आर्टिफिशियल फॉर्म, नो, वी आर गिविंग मेडिसिन दैट लीवर को
बूस्टअप करे, लीवर का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाए, लीवर पे एंजाइम ऐसे रिलीज हो कि विटामिन डी मेटाबोलाइज होने लगे। किडनी को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन देते हैं ताकि किडनी, देखिए अब अगर पेशेंट को मैं ये बोलूँ कि नहीं सनलाइट में मत जाओ, दवाई खाओ, विटामिन डी मिलने लगेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो आई गिव हिम मेडिसिन, सनलाइट में बैठो, सनलाइट से जो आपकी रेज आ रही हैं किडनी उसको लेगी और उसको विटामिन डी मेटाबोलाइज करेगी। ये हम लोग करते हैं, बॉडी को और स्ट्रेंथन कर दिया ताकि वो उतनी रेज जितनी ले रहा है उतनी से ही बॉडी एक्टिवली प्रोड्यूस करे। यस यस यस, अच्छा, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बहुत ही साइंटिफिकली वे में होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। नहीं, मुझे खुद बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, मतलब लोगों को सच में नहीं पता है। हाँ। और बहुत हर चीज़ की एकदम एक्यूरेट विद साइंटिफिक विद थ्योरिटी विद लॉज लगाकर हम मेडिसिन देते हैं और वो बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। बहुत बढ़िया है। ये बाकी जनरल विटामिन डी को छोड़ के बाकी सारी के लिए भी एप्लीकेबल है? मतलब कैसे रहता है ये, जो और जैसे किसी को अगर विटामिन ए की कमी है या कुछ? हाँ, सभी के लिए। अच्छा। जैसे मल्टीविटामिन, अगर B12 की बात करूँ मैं, तो B12 में हमारे पास एक, अगर मेंशन नहीं करना चाहिए मेडिसिन का नाम मुझे एज ए डॉक्टर, बट आई एम टेलिंग यू कि एक अल्फा 30 होती है, वो बिल्कुल विटामिन B12 जैसा काम करती है बॉडी में जाकर। यस, वो पेशेंट को न्यूरॉन मतलब न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, एक्टिव करती है, स्लीप साइकिल ठीक करती है, हेयर साइकिल ठीक करती है। तो ये चीज़ें हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन विटामिन B12 लेवल को भी बढ़ा रही होती है, शुगर को भी ठीक कर रही होती है, थायराइड को ठीक कर रही होती है। मेरे कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने थायराइड का मेडिसिन स्टॉप करवा दिया। दे आर नॉट टेकिंग एनी थायराइड मेडिसिन, नाइदर दे आर टेकिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन। उनका थायराइड बैलेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट, रूटीन एंड मेडिटेशन, उसी से वो सेल्फ हील कर रहे हैं। तो हमें लाइफ लॉन्ग कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऑब्वियसली सीवियर या एक्यूट कुछ केसेस है, जैसे अगर कुछ ब्लॉकेज के केसेस हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो जब तक मैनेज होता है तब तक तो हम होम्योपैथी पे उसको रखते हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो वी ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर एलोपैथिक वंस। क्योंकि सीवियर केसेस है, अगर 100% ब्लॉकेज है तो वहाँ हम उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, उसके लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ही सजेस्टेबल होती है। जैसे आई थिंक कार्डियोवैस्कुलर टोनिकार्ड करके आती है, शायद यूज होती है उसमें, मुझे जहाँ तक पता है। मतलब कार्डियोवैस्कुलर में ब्लॉकेजेस या नर्व्स को खोलने के लिए यूज होती है। देखिए मैं वही बता रही हूँ, 2 तरह की पैथी हो रही है होम्योपैथी में, क्लासिकल और मॉडर्न। तो मॉडर्न में ये मल्टीपल मेडिसिन वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने बना रखा है। हाँ, तो मैं वो नहीं देती हूँ, बट वो भी इफेक्टिव हैं बहुत सारे। इवन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ड्रग्स जो हार्ट अटैक्स पे काम करती है होम्योपैथी की। अच्छा, मतलब आपको सॉर्बिटेट भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो यू कैन टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट होम्योपैथिक मेडिसिन, आपका वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा। जैसा सॉर्बिटेट काम करती है वैसा ही काम करेगा, ब्रीदिंग सही हो जाएगा, लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और यू फील गुड इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स। ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट तब आते हैं जब हम साइमल्टेनियसली ऐसे चैलेंजिंग केसेस या ऐसे एक्यूट केसेस पे वर्क कर रहे होते हैं। जब मल्टीपल पेशेंट्स ऐसे आपके पास होते हैं तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और हम हमारे थ्रू अपने जूनियर्स को बताते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा एक्सपीरियंस है वह हम और जगह स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो कंसर्निंग तो यही रहता है कि आयुष को भी होम्योपैथी को फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। ये तो बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। नहीं, मैं आपके थ्रू इवन ये चीज़ें बताना चाह रही हूँ और कि होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव और कितनी साइंटिफिक वे में काम कर रही है। मतलब बेसिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद लोगों को पता होंगी ना, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एज अ प्रिवेंशन मुझे लगता है वो कितना कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसी चीजों में मुझे लगता है लोग भी ना थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं आज की डेट में, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं। हर चीज की दवा तो है, लेकिन दवा के साथ एक और दूसरी प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। तो उनको ना इन सब चीजों पे थोड़ा विश्वास जो है, लेकिन वो उनको रास्ता सही नहीं मिल पाता कि कहाँ जाए, कैसे नेविगेट करें। आपने आज जैसे हेयर फॉल का बताया, मुझे लगता है ये देखने के बाद जितने भी जो देख रहे होंगे ना, जो सोच रहे होंगे कि अभी बाल नहीं है थोड़ा सा, लेकिन मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, है ना। एंड प्रोबेबली दे शुड ट्राई होम्योपैथी इन दैट वे। एंड जनरली आप इसके अलावा, हेयर फॉल के अलावा आपने एक साइकेट्रिक केसेस काफी बताए कि आप सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं या कुछ, तो डिप्रेशन वगैरह ये सारी चीजें
इन सब पे इफेक्टिव है होम्योपैथी? Yes, yes, yes. If we talk about the psychiatry, then I can say that homeopathy is the best. पेशेंट को कहीं ना जाके सिर्फ एक होम्योपैथ के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही है जो उसको पूरा लिसन कर रहा है, उसके फिजिकल सिम्टम्स, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसके फैमिलियल कैरियर और जो भी उसके स्ट्रेस रिलेटेड पॉइंट्स है उस पर डिस्कस सिर्फ एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है और उससे रिलेटेड मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये बोलती हूँ, या मैं अपने वीडियोस में हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको बहुत सारी डिसीजेस हैं प्लस आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी इम्बैलेंस लग रहा है आपकी बॉडी में, तो यू शुड सर्च फॉर अ होम्योपैथी। आप मत जाओ किसी और मेडिसिन पे जहाँ पे आपको मल्टीपल मेडिसिन खानी पड़े, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट कि आपका स्ट्रेस की वजह से आपको ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके बॉडी पे स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। हाँ, डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, फोबिया हो गया। आज के सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो फोबिया के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा होते हैं, जिनको डर है, फियर ऑफ हाइट है, फियर ऑफ वाटर है, स्टेज फियर है। बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। अगर मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली स्टेज फियर के लिए अभी स्टूडेंट्स आए हैं जिनको एग्जामिनेशन फंक जिसको बोलते हैं ना, एग्जाम में अपीयर होने में या इंटरव्यू फेस करने में उन्हें डर लग रहा है, तो वी हैव ए मेडिसिन, हम एक डोज देते हैं, पेशेंट फील्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट गिव ऑल द एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। अच्छा, तो तुरंत सेरोटोनिन रिलीज करने वाली चीज़ भी होती है, और वो तुरंत नहीं होगा, वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होगा। पेशेंट हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट फील करता है। वन ऑफ माई फीमेल, शी हैज़ एन हैबिट ऑफ क्राइंग एवरी डे, रोज़ रोना, सुबह उठ के रोज़ रोना। एंड शी डोंट वांट टू टेक द एलोपैथिक मेडिसिन। वो खाती है, सो जाती है, उठती है, फिर क्योंकि वो मेडिसिन का, एलोपैथी का ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि उससे नींद बहुत आती है और फिर भूख बहुत लगती है। तो पेशेंट इज़ गेनिंग वेट, उसका वेट पुट ऑन हो गया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वो थोड़ा शांत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके रूट नहीं गया। रोना तो उसको डेली आता ही आता था। फिर हमने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दिया। आई जस्ट टेक हर केस होल, और फिर मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली था उसको, क्योंकि उसकी मदर भी, उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। वो भी यंग एज में उनको यही प्रॉब्लम था कि वो सुबह उठती थी एंड शी क्राई, सुबह उठती थी एंड शी क्राई। तो ये मेडिसिन जेनेटिकली जब हमने देखा कि ये जेनेटिकली आ रहा है, और मदर को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से शुरू हुई थी। मतलब जब वो डॉटर मतलब वो कंसीव की थी, तब से वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके प्रेगनेंसी वाले चाइल्ड को आया, डॉटर को। तो वहाँ से हमने मेडिसिन निकाला, जेनेटिकली दिया, क्योंकि हमको ये समझ में आया कि ये जेनेटिकली ही डिप्रेशन वाला चीज़ है। तो वो मेडिसिन फाइंड आउट करके और दिया। तो उनका ये था कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे थे। अगर उनकी लाइफ में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आई, मदर के में भी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हुई, उनको लगा कि अब बेबी होगा, कैसे करूँगी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग, डर जाती थी। डर वो डर उनकी डॉटर में आया। हमने फियर ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ अ मेडिसिन, थ्योरी में लिखा हुआ है, फियर ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन दिया, उसने वो ठीक किया, एंड पेशेंट इज़ फीलिंग गुड, हैप्पी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। शी इज़ कॉन्फिडेंट नाउ डेज, मतलब, और 3 साल हो गए, शी स्टिल कम टू माई क्लिनिक एंड शी इज़ हैप्पी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी होम्योपैथी की, कि हम लोग साइकोलॉजिकल केसेस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। पेशेंट को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि पेशेंट किसी को बता भी नहीं पाता है कि वो क्या सफ़र कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद एंग्जाइटी इशूज़ बहुत कॉमन है। पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशूज़, कुछ भी मतलब गलत हैबिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद उसको ये चीज़ में पॉजिटिविटी आती है। सेरोटोनिन जो मैं बात कर रही हूँ, जब हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है। हम काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं, तो काउंसलिंग सेशंस पे पेशेंट फेथ करके वो चीज़ें करना स्टार्ट करता है, एंड देयर इज़ अ सडन चेंज ऑफ ब्रेन, स्टिमुलेंट्स कन्वर्ट होते हैं और पेशेंट फील हैप्पी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन पे काम करता है। जबकि अगर हम पैरेलली उसको बात करें एलोपैथी पे, तो वो वेट गेन ही करता है, बिल्कुल, और मतलब बस एंटी डिप्रेसेंट है, और पेशेंट का आईक्यू लेवल एकदम जीरो हो जाता है। पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा एक पेशेंट है, वो यहाँ से मूव ऑन कर गया, नॉट टेकिंग द मेडिसिन, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। एंड आई वॉज अबाउट टू नो कि अब उसका वेट हो गया 130 kg, जो 80 kg पे था।
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टेरॉइड्स। तो वो ठीक तो कर ही नहीं रहा है ना, वो तो आपको लाइफ लॉन्ग ऐसा है कि अब लेना ही है, लेना है। और होम्योपैथी में आप ठीक भी हो रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग ठीक हो रहे हो, और आपको मेडिसिन का हैबिट भी नहीं हो रहा है, आप कोई एडिक्टेड नहीं हो रहे हो मेडिसिन के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको एक बार ठीक कर दिया है ना, तो ठीक ही कर दिया है। अगर क्लासिकल होम्योपैथी की अगर मैं बात करती हूँ तो जड़ से ही ठीक हो गया है, ये रहता है। इसमें आपको मतलब ऐसी भी केसेस मिले हैं जहाँ पर होम्योपैथी के साथ आपने एलोपैथी इंटीग्रेट करी हो? ऑब्वियसली देखिए, जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ के पेशेंट्स होते हैं तो एंग्जाइटी में क्या होता है, कई बार पेशेंट अपने आप को किल करने की कोशिश करता है, ऐसे पेशेंट भी हैं, सुसाइडल केसेस होते हैं। तो उस वक्त तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन भी देकर और पैरेलली एक, क्योंकि आपको स्लीपिंग पिल्स तो देना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, थोड़ा सा दिमाग उसका शांत हो। तो हम कभी भी अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक एलोपैथिक मेडिसिन लेता है तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि उसको स्टॉप करें सडनली, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अभी। हम पैरेलली चलने देते हैं पेशेंट को, 1-1.5 महीना 45 डेज देखते हैं। जब उसके धीरे धीरे सिम्टम्स पॉजिटिव लगते हैं तब मैं टैपर डाउन करते हुए एलोपैथिक मेडिसिन को स्टॉप करना स्टार्ट करवाती हूँ कि अब आप धीरे धीरे एलोपैथी बंद करो, सिर्फ होम्योपैथी पे रहो। फिर होम्योपैथी सिर्फ 3 मंथ तक रहती है और उसके बाद फिर पेशेंट धीरे धीरे काउंसलिंग सेशन से विदाउट मेडिसिन हम ऑब्जर्व करते हैं, फ्रिक्वेंट फॉलोअप्स कि अब वो ठीक है काउंसलिंग सेशन से, एंड फिर पेशेंट रिकवर होना। और वो धीरे धीरे मेडिसिन वो वाली कम होती चली जाती हैं, होम्योपैथिक भी फिर कम होती चली जाती हैं और पेशेंट खुद से हील करता है। अगर सपोज उसकी लाइफ में फिर से ऐसा ट्रिगरिंग कोई इफेक्ट आता भी है तो बॉडी खुद से डिफेंस मैकेनिज्म उसका काम कर लेता है, क्योंकि हमने उसकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टेज फियर आया या कोई एंग्जाइटी आई तो फिर से मेडिसिन देनी पड़ेगी, फिर बॉडी कॉप अप कर लेती है। माय पेशेंट वाज सेइंग कि मैम अभी भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस तो आया था, थोड़ा मैं 5-10 मिनट परेशान रहा, लगा कि मैं क्या कर लूँ, बट देन आई नॉर्मलाइज। तो दिस इज़ द वर्ड ऑफ पेशेंट कि वो हुआ तो था उसे, पर विदाउट मेडिकेशन उसकी बॉडी ने ही हील कर लिया, क्योंकि बॉडी ने उस पर काम किया और उसका सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाया, नेगेटिव हार्मोन को कम किया, और ही इज़ गुड। ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो तुरंत इफेक्ट करती हैं या इसको भी टाइम लगता है? नहीं, होम्योपैथी में 2 तरीके से मेडिसिन होती हैं, कुछ एक्यूट मेडिसिन होती हैं और कुछ क्रॉनिक केसेस के लिए होती हैं। तो जब हमें लगता है कि एक्यूटली पेशेंट को मेडिसिन कुछ ज़रूरत है तो हम वैसे देते हैं। जैसे चिकन पॉक्स में बताती हूँ, चिकन पॉक्स के लिए एक्यूट मेडिसिन हमें देनी पड़ती है, एंड यू डोंट बिलीव कि 3 डेज में चिकन पॉक्स के सारे रैशेस, सारी कफ, सारे इरप्शंस एकदम पेशेंट के खत्म। मतलब ये तो बहुत अच्छा केस है मेरा कि 3 डेज में उसके सारी चीज़ें ख़त्म विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। अगर फिट्स, सीजर्स की मैं बात करूँ, सीजर पे भी हम लोग देते हैं। सीजर्स में भी अगर तुरंत मेडिसिन होम्योपैथी की ड्रॉप ऑफ मेडिसिन अगर हम टंग पे डाल देते हैं, फिट्स एकदम सीजर्स स्टॉप हो जाते हैं। ये एक्यूट केसेस है। इंजरी के केस में अगर मैं बताऊँ, पेशेंट अगर ब्लीडिंग लेकर आया है, कट, एक्सीडेंट केसेस में अगर हम एक मदर टिंचर है कैलेंडुला, अगर हम उसको लगाते हैं तुरंत ब्लड सबसाइड हो जाता है और प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और एक्यूट केसेस में स्टेज फियर का तो मैंने आपको बता ही दिया, हार्ट अटैक का मैंने बता दिया। माइग्रेन एक क्रॉनिक केस है, ठीक है, माइग्रेन इज़ ए क्रॉनिक डिजीज, बट यस एक्यूटली अगर उसे हेडेक और वॉमिटिंग शुरू हुआ है तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसको सबसाइड कर देगी थोड़ी देर के लिए, बट क्रॉनिक मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको केसेस बताया जिसमें एक्यूट के लिए पेशेंट हॉस्पिटल रन करता है, तो ये हॉस्पिटल ना रन करके होम्योपैथिक मेडिसिन भी कुछ होती हैं जो एक्यूटली काम करती हैं। हाँ, ओके। और ये क्रॉनिक आपकी लंबी चलती होंगी? क्रॉनिक थोड़ा सा लंबा चलती हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, डिपेंडिंग कि कब पेशेंट का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तब जब हमको लगता है कि अब पेशेंट का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम उस मेडिसिन को स्टॉप करवाते हैं। फिर मेरा ये रहता है कि मैं 1 महीने तक बिना मेडिसिन के पेशेंट को देखती हूँ कि कैसा वो उसका सारी चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोटोकॉल रहता है। ये आप मतलब आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसा है यू नो इन हैंडलिंग क्रॉनिक केसेस इन टर्म्स ऑफ यू नो जैसे डायबिटीज, बीपी, ये सारे केसेस जो हैं, इवन कैंसर, तो ऐसे केसेस में आपने कभी देखे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि होम्योपैथी के जरिए कुछ साइड इफेक्ट्स कम करवा दो या फिर? हाँ, देखिए, यूजुअली डायबिटिक की अगर हम बात करें, डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में ऑलरेडी पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो ले चुके होते हैं मेडिसिन, है ना, उनकी चल रही होती है, बट
कंट्रोल में नहीं आना या कॉम्प्लिकेशंस आना, दूसरे ऑर्गन्स पे कॉम्प्लिकेशन आना, तो वो नहीं चाहते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि वो इंसुलिन शॉट्स लेते हैं? इंसुलिन शॉट्स लेते हैं, हाँ। अच्छा। तो इंसुलिन शॉट लेने से कई बार उनकी बॉडी ऑर्गन्स पे दूसरे इफेक्ट भी आने लगते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इंसुलिन शॉट लेने पर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। ये उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इंसुलिन शॉट्स का। तो पेशेंट को हम पैरेलली पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन पर ही रखते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे जो बॉडी में दूसरे एलिमेंट्स है, क्योंकि देखिए जब हम क्लासिकल होम्योपैथी दे रहे हैं तो इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहा है। इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है कि इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ा रहा है। अब आप पूछोगे डिफेंस मैकेनिज्म कैसे बढ़ रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी के WBCs जो सेल्स हैं, T सेल्स हैं, जो फाइट करते हैं हमारे किसी भी एलर्जन, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एंटीजन के थ्रू। तो हम उन T सेल्स को एक्टिव करते हैं। T सेल्स आपकी बॉडी के WBCs को बढ़ाता है, WBCs फाइट करती हैं और इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। जब इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है तो बॉडी अपने आप से इंसुलिन को कंट्रोल करने में, मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। धीरे धीरे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, अगर प्रोस्टेट पे उसका साइड इफेक्ट आ रहा है तो मेडिसिन उसको ख़त्म करती है पहले। फिर आपका पेंक्रियास को एक्टिव करती है और धीरे धीरे बॉडी खुद से ही नॉर्मल इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देती है। तो ऐसे हम लोग डायबिटीज़ पे मेडिसिन को देते हैं। मतलब पहले तो पैरेलली देते हैं, उसके बाद टैपर करते हुए शुगर की मेडिसिन को स्टॉप करवाते हैं। फिर 3 मंथ्स हम लोग अपनी होम्योपैथी रखते हैं। उसके बाद 1 महीना विदाउट एनी मेडिसिन पेशेंट को फिर से कंट्रोल करते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन उनका वो विदाउट एनी मेडिसिन डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। ये रहता है प्रोटोकॉल। क्योंकि डायबिटीज़ क्रॉनिक डिसीज़ है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो उसके लिए 6-7 मंथ्स थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है। ब्लड प्रेशर की अगर आप बात कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर में भी एक्यूटली भी मेडिसिन हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो इमीडिएटली एम्लोडिपिन तो ले ही रहे थे, लेकिन उनका BP शूट अप हुआ। हमने एक मेडिसिन दी, मैं यहीं बैठाती हूँ, 15 मिनट्स BP चेक किया एंड आई टोल्ड देम कि अभी आप 15-30 मिनट्स रुको, BP शूट हो जाएगा डाउन। आई गिव देम मेडिसिन और हाफ एन आवर में BP कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। ये भी पेशेंट को नहीं, अब ये उन्हीं को पता है जो PP पेशेंट है, जो होम्योपैथी ले रहे हैं, उन्हें ये पता है। तो मैं आपके थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितना एक्यूटली भी काम कर रही है। यू नीड नॉट टू टेक एनी अदर मेडिसिन। हाँ, इतनी साइंटिफिकली मेडिसिन काम करती है। तो मुझे लगता है आपको ना इन सब पे थोड़े से और काफी सारे जर्नल्स आपको ही यस मुझे ही देना चाहिए, आपको बनाने चाहिए। क्योंकि जितने एक्सपीरियंस मेरे पास हैं, मुझे लगता है मेरे जूनियर्स बोलते हैं मुझे कि मैम आप बुक लिखो। नहीं बिल्कुल, आपके पास इतने एक्सपीरियंस है मैम, आप बुक लिखो। आई वुड लव टू रीड। मुझे ऑनेस्टली आपसे भी बात करके जो इनसाइट्स मिल रही है, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा पॉसिबल है। मतलब मैं आपको बिल्कुल लेमैन की तरह बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना हमने कभी होम्योपैथी में सुनी नहीं है। मतलब आपको शायद एज अ डॉक्टर ना आपको लगता होगा कि तो बड़ी कॉमन है, लेकिन एज अ लेमैन मुझे नहीं पता कि हेयर फॉल जैसी चीज जिसका इतना बड़ा ग्लोबली एक वो है कि हेयर फॉल हो रहा है एंड यू हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और ये सारी चीजें वो भी आप होम्योपैथी के जरिए एड्रेस कर सकते हो। BP आप बता रहे हो कि 15 से आधे घंटे में रिजल्ट्स दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं। मतलब ये मैं वही बता रही हूँ, इसी बात से मैं बताती हूँ। कुछ पेशेंट जो आप बोल रहे हो कि पेशेंट अवेयर नहीं है, कुछ पेशेंट रैंडमली आ जाते हैं, जैसे वॉक इन आ गए, उन्हें पता नहीं है ये होम्योपैथिक क्लिनिक है या क्या है। ठीक है, तो दे कम एंड दे सेड कि डॉक्टर फीवर है, खांसी है, हो जाएगा ठीक होम्योपैथी से। तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आई एम नॉट इन कि तुम होम्योपैथी लो। तो आई सेड कि हो जाएगा, यू कैन टेक 3 days। अगर विद इन 3 days नहीं होता है तो यू हैव अ चॉइस। तो पेशेंट क्योंकि परेशान होता है, मिल नहीं रहा है कोई डॉक्टर, तो दे टेक माई मेडिसिन। फिर वो पेशेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स होम्योपैथी। वो फिर एलोपैथी के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे फीडबैक पढ़ोगे तो पेशेंट ये लिखा होता है कि हम लोग गए किसी और डॉक्टर के लिए थे, लेकिन हमें होम्योपैथी से तुरंत रिलीफ मिला, तो अब हम हर प्रॉब्लम के लिए उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये पेशेंट को तभी पता चलता है जब वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है, तो उसे पता चलता है कि क्या चेंजेस आए। जब तक कोई पेशेंट कोई होम्योपैथी लेगा ही नहीं, उसे नहीं पता चलेगा कि हाउ मेडिसिन इज़ वर्किंग इन कंपैरिजन टू अदर पैथीज। तो ये एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप
सी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर्जरी पे ना जाएं तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला चीज़ में आप एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन तो आपको ज़रूर लेना ही चाहिए। अगर आप नहीं भी ठीक हो रहे हो तो आपको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, इवन आप ठीक ही हो रहे होते हो। मैं पेशेंट को दवाई देते वक्त अगर सपोज इन केस रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो मेरा उनसे ये बोलना यही होता है कि आपको अगर रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है, आप ये मत सोचो कि आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपका इम्यूनिटी तो कम से कम बढ़ ही रहा है। आगे चल के अगर लाइफ में आपको कोई और भी लैकिंग हुई बॉडी में तो कम से कम आप उससे बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करोगे, क्योंकि यू आर टेकिंग ऑलरेडी अ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसने आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दिया है। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। जैसे हम च्यवनप्राश रोज खाते हैं ना, वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन भी खा सकता है कोई किसी छोटी छोटी बीमारी के लिए। तो ये एक बहुत नेचुरल तरीके से काम करती है। कितने ऐसे पेशेंट्स होते हैं आपके जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आते हैं, कितने होते हैं जो सब कुछ कराने के बाद आते हैं? ये बताओ मुझे, परसेंट में बताओ पहले मुझे। देखिए मैं आपको अगर बताती हूँ अब आज क्या 15 साल के बाद एक्सपीरियंस के बाद में बता रही हूँ, एज ए फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट 70% पेशेंट आर टेकिंग फॉर होम्योपैथी। फर्स्ट लाइन आफ्टर 16 ईयर्स। 5 साल के बाद पहले की बात करूँ तो 40% पेशेंट्स आते थे जो सब कुछ ले चुके होते थे, वो आ रहे होते थे, ठीक है। अच्छा। और उसके भी 15 साल पहले की मैं बात बताऊं तो हमको तो ये समझाना पड़ता था, अरे होम्योपैथी होती है, ऐसे काम करती है, ऐसा होता है। अच्छा, तो ये भी लोगों को आइडिया नहीं था। ये भी लोगों को आइडिया नहीं था कि होम्योपैथी है क्या है होम्योपैथी। दे डोंट नो द वर्ड ऑफ होम्योपैथी। तो जब इतने 15 साल के टाइम के बाद जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यस वी आर ऑन द मेन प्लेटफॉर्म पे हैं हम। कोविड-19 के बाद से तो अब आ गए, क्योंकि लोगों ने इसको प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एंटीबायोटिक्स या कुछ और मेडिसिन खाने से उनकी बॉडी ख़राब ही हो रही है। तो दे जस्ट कम टू होम्योपैथ कि उन्हें पता चल गया है कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे 6 महीना दवाई खानी पड़े चाहे 1 साल खानी पड़े, पर होम्योपैथी को ही मेडिसिन प्रीफर करते हैं वो लोग। तो फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट में मैं बोलूँगी 70% एजुकेटेड जो लोग हैं वो आज भी होम्योपैथी को प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन लेमन है, ये रूरल एरियाज हैं, उनको अभी भी नहीं पता, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि ऐसी कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन भी है जो इतने अच्छे से काम कर रही है। उनको तो हमें आज भी समझाना पड़ता है। पर एक एजुकेटेड सोसाइटी में ये एक फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट की तरह काम कर रहा है आज 70%। तो ये बढ़ तो रहा है। और आई होप कोविड के बाद भी बहुत चीजें बदली होंगी। कोविड के बाद बहुत चीजें बदली हैं। कोविड में होम्योपैथी के कैसे रिजल्ट्स रहे, आपके कैसे रिजल्ट्स रहे? हाँ, मैं वही बताती हूँ आपको कि होम्योपैथी का रिजल्ट मैंने मतलब जो चैलेंजिंग एक डॉक्टर के लिए होता है एज ए होम्योपैथ, उसको जब हमने सक्सेसफुली जब वो कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो कॉन्फिडेंस अलग आता है। बिल्कुल क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा कि हमने एक एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन थी उस वक्त 200 में, वो मेडिसिन ऑक्सीजन बूस्टअप करने में बहुत हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो वो पेशेंट को हमने दिया और उनका ऑक्सीजन बूस्टअप सच में अगर 86 था तो 92 पे जा रहा था, 92 है तो 95 पे जा रहा था। ये मेडिसिन के रिज़ल्ट हमने पहले तो देखिए बाहर तो नहीं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स पे दिया जो कोविड से सफ़र किए, उनको फैमिली मेम्बर्स को दिया। तो आई वॉज डीलिंग डेली बेसिस की, बताओ आपने ये लिया अब क्या हुआ, तो उनका ऑक्सीजोमीटर पे उनका लेवल ऑक्सीजन का बढ़ा हुआ शो होता था। फिर दूसरे पेशेंट को देना शुरू किया, क्योंकि ये मेडिसिन बिल्कुल वायरल की तरह हो गई उस वक्त क्योंकि पेशेंट को ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो दे जस्ट टेक द कि होम्योपैथी तो काम करेगी, वही कि बेड मतलब पेशेंट इज ऑन की डेथ बेड पर है तो उसको तो कुछ भी दे दो। तो जिन पेशेंट्स ने वो लिया ना वो सरवाइव भी कर गए हैं। अच्छा। हाँ, वो सरवाइव किए हैं जिन्होंने एस्पिडोस्पर्मा क्यू लिया था उस वक्त, उनका ऑक्सीजन बूस्टअप हुआ, उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक उसको लिया, 3 मंथ्स लिया, 4 मंथ्स लिया, और वो उनका जो लंग का पेरेन्काइमल जो टिश्यूज डिस्टर्ब हो रहे थे कोविड के वक्त, वो चीज़ें उनकी रिकवर कर गई उस टाइम पीरियड में। तो मैंने ये रिज़ल्ट कोविड के टाइम पे ही देखा कि होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उस वक्त मेरा ये सजेशन गवर्नमेंट को भी किया था कि क्यों ना हम आईसीयू में एस्पिडोस्पर्मा क्यू को रख दें, क्योंकि अगर आप सारे ट्रायल्स ही कर रहे हो, रेमडेसिविर आप दे रहे हो, आप सारे ट्रायल्स कर रहे हो, तो क्यों ना एक होम्योपैथिक एक मेडिसिन को भी रखा जाए। जब काम कर ही रहा है और इतना सफ़र कर रहे हैं लोग, डेथ, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसी मेडिसिन दी जाए जो ऑक्सीजन बूस्टअप कर रही है।
आप तो सभी चीज़ें दे रहे हो ना। तो मेरा ये बोलना उनको यही था कि एस्पिडोस्पर्मा क्यू को क्यों ना एज ए ऑक्सीजन बूस्टर आईसीयू में यूज़ किया जाए, ऑल्टरनेटिंग मेडिसिन। वेंटिलेटर नहीं है आपके पास तो क्यों ना आप एस्पिडोस्पर्मा क्यों नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते। मैं आपके वैदिक रूट्स के थ्रू आज भी पीएम मोदी को ये बोलना चाहती हूँ कि क्यों आयुष को आप फ्रंट लाइन में या आईसीयूज में नहीं रखते, जबकि इसके मेडिसिन हैं जो प्रूवन केसेस हैं। अगर मुझसे कोई मांगेगा तो आई कैन गिव माई होल रिसर्च पेपर कि इन पेशेंट्स में हमने ये वर्क किया था, और हाँ मेरे पास है, रिकॉर्ड है। सारे पेशेंट के मेरे पास रिकॉर्ड है जिनका हमने उस वक्त ऑक्सीजन बूस्टअप किया। पेशेंट्स को हम ऑनलाइन भेज रहे थे, पिक्चर्स मंगवा रहे थे, ऑक्सीजन के वीडियोस मंगवा रहे थे। तो आई हैव रिकॉर्ड कि वो मेडिसिन ने वर्क किया है उनका उस मेडिसिन पे, उस लेवल पे। तो आई थिंक वो लोग भी काफी होंगे ना जिन्होंने उसको वो ट्राई नहीं कर पा रहे होंगे। वही बोल रही हूँ, क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे थे या फिर उनको मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगी, वो या वो अवेयर नहीं थे कि होम्योपैथी क्या ही करेगी। क्योंकि उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। होम्योपैथी बिल्कुल स्लो नहीं काम करती। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो फास्ट एक्ट करती हैं। तो अब वही है कि जो पेशेंट बिलीव करता है, जैसे चिकन पॉक्स के लिए जो पेशेंट आया था उसको पता था होम्योपैथी काम करती है, उसने लिया और उसको 3 दिन में रिजल्ट हुआ। जिन जिन लोगों ने होम्योपैथी उस वक्त लिया ऑक्सीजन बूस्टअप के लिए, तो दे आर जस्ट लाइक कन्वर्टेड इनटू होम्योपैथी। वो बिल्कुल एलोपैथी नहीं लेते क्योंकि उनको ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि हाँ होम्योपैथी फास्ट भी रिकवरी करती है, और उन्होंने देखा कि हमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आया। इवन कुछ एस्थमा के पेशेंट थे जिनको कोविड हुआ है ना, ये तो हमको सबको पता है कि जो ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट थे उनको कोविड पहले ट्रिगर किया। उन पेशेंट ने रियलाइज़ किया कि जब वो होम्योपैथिक मेडिसिन पे थे तो उनका एस्थमा भी ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, एंड दे पेशेंट स्टिल टेकिंग माय मेडिसिन। 2020 से वो अब तक मेडिसिन खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि उनको ये फैथ डेवलप हो गया कि अभी तो हम दुनिया में ही नहीं होते आज तो हम मेडिसिन खा रहे हैं, तो वी सर्वाइविंग। मतलब अब मुझे पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि नाउ यू कैन स्टॉप, योर लंग्स आर हील्ड वेरी वेल एंड यू कैन, बट स्टिल दे आर लाइक ब्लाइंड, नो मैम कुछ और चले उससे अच्छा है होम्योपैथी चलता रहे। ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया है। आउटलुक बहुत बदल गया है। आउटलुक बहुत बदल गया है। और ये कब आया, जब ये चैलेंज आया कोविड-19 वाला, तब हम लोग आए। नहीं तो लोग अभी भी अवेयर नहीं हो पाते। मतलब मैं जो 70% आपको बता रही हूँ ना, वो 70% लोग वो वही थे जिनको होम्योपैथी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और जब उन्होंने होम्योपैथी कोविड के वक्त लिया तो दे कन्वर्टेड टू दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कैसे समझाते हैं आप, कोई आता है आपके सामने कि आप होम्योपैथी, तो वो पूछते होंगे होम्योपैथी क्या है मैडम, आप बताइए जरा आप क्या बोलते हैं? होम्योपैथी, देखिए होम्योपैथी साइंस है। हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे काम करते हैं। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे काम करता है। हम लोग प्लांट से, एनिमल से, हर्ब से और भी डिफरेंट वैरायटीज़ से मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, उसको पोटेंटाइज करते हैं। पोटेंटाइज करने के बाद उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मेडिसिन कंटेंट होता है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हमारा फॉर्मूला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ये होता है कि जैसा हर्ब है, जैसा एनिमल है, जैसा प्लांट है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमको ह्यूमन बींग्स में भी मिलते हैं। जैसे जो प्रूविंग जो शुरू हुई थी डॉक्टर हैनीमैन ने जो किया था, तो उनका यही बोलना था कि उन्होंने मलेरिया फीवर पे वो वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मलेरिया फीवर जो सिनकोना बाग उन्होंने मेडिसिन दिया तो उसके वही सिम्टम आए जो मलेरिया के आते हैं। और फिर उन्होंने उसको पेटेंटाइज करके जब वो मेडिसिन खाया तो उनका मलेरिया फीवर ठीक हो गया। तो ऐसे ही दूसरी मेडिसिन पे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया और हमने ये देखा कि मेडिसिन वैसे ही काम कर रही है जैसे कि वो प्लांट अपना काम कर रहा होता है। जैसे आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कैलेंडुला एक मेडिसिन होती है जो फूल होता है गेंदा का येलो वाला, उससे बनती है वो मेडिसिन। तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हील कर रही होती है। अगर किसी को ब्लड यूज आउट हो रहा है या किसी को कट वट हो गया है तो कैलेंडुला फ्लावर को ना कई जगह एंशिएंट पे मैश करके उसको लगा देते तो ब्लड स्टॉप हो जाता है। हमने उसी मेडिसिन का जो रूट जिससे वो ठीक होता था
उस बीज को लिया, उसको पोटेंटाइज किया लैब्स में और उससे मेडिसिन बनाई। तो कैलेंडुला इज़ फॉर द इंजरी या हीलिंग के लिए काम करती है, ठीक है। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट में हम लोग काम करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि सेम चीज़ सेम को ठीक कर रही होती है। तो हमारे पास मल्टीपल सिम्टम्स मेडिसिन में लिखे होते हैं, वही मेडिसिन की पिक्चर हम पेशेंट में ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी मेडिसिन इससे मैच कर रही है और वो मेडिसिन हम लोग देते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, एक हम लोग स्नैक वेनम से मेडिसिन बनाते हैं। अब स्नैक का कैरेक्टर कैसा रहता है कि वो बहुत फायरी होता है, एंगर होता है, है ना, किसी को भी डस लेता है। तो ये हमने देखा कि अच्छा स्नैक का ही कैरेक्टर है, हमने उससे मेडिसिन बनाई। वो मेडिसिन हमने किस पेशेंट में दी जिसका कैरेक्टर ऐसा था, गुस्से वाला, किसी को भी कुछ भी बोल देना, और बॉडी पे मार्क्स होना, ठीक है, पिगमेंटेशन होना, ये सारी चीज़ें। टंग अगर हम देखते हैं पेशेंट की, तो टंग भी वाइब्रेटिंग होती है जस्ट लाइक अ स्नेक। तो ये सिमिलिबस हम लोग मैच कर रहे होते हैं और फिर मेडिसिन देते हैं। तो ये साइंस ही है ना, कि जो चीज़ जैसे काम कर रही है, अगर उसका कंटेंट उस बॉडी में जा रहा है तो वो वैसे ही काम कर रहा है। तो हर एक बॉडी, हर एक इंसान के अंदर के पार्ट्स, चीज़ आप बोल रहे हो कहीं ना कहीं एक पेड़ पौधा जानवर कुछ ना कुछ उस चीज का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और वही हम लोग पेशेंट में ढूंढ के और वो रूट कॉज तक पहुंचकर वो दवाई देते हैं। तो जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर दवाई दे रहा होता है तो उसके दिमाग में मल्टीपल मेडिसिन घूम रही होती हैं। जैसे सपोज आप हैं तो मैं इवन मैं आपके बैठने के पोस्चर से ही दवा पता लगा सकती हूँ कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो ऐसे बैठता है, ऐसे बात करता है, या ऐसा उसका कैरेक्टर है। तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, तो अगर पेशेंट बहुत परेशान है तो उसको मुझे लगता है होम्योपैथ के पास ज़रूर जाना चाहिए। नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है। लॉजिकल है, मतलब बहुत अगर वैसे भी सोचो ना तो हर चीज का एक एक एंटीडोट कह लो, कहीं ना कहीं संसार में ही है, संसार से सारी चीजें आई हैं। तो उसी का ही लाइक जैसे वैक्सीनेशन है वैसे ही होम्योपैथी है। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था कि वैक्सीनेशन शायद जैसे काम कर रही है, होम्योपैथी नेचुरल वैक्सीन है। तो अब अगर कोई वैक्सीनेशन से कोविड से फाइट कर रहा है तो आप सोचो ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर वो ले रहा है तो वो कितनी डिसीजेज से फाइट कर रही है उसकी बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म उसका कितना स्ट्रांग हो गया होगा। तो ये चीज़ पेशेंट को ये सोचना चाहिए कि बहुत साइंटिफिक वे में होम्योपैथी काम कर रही है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इवन इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग इन योर डिसीज, यू आर समवेयर समहाउ यू आर इन अ गुड इम्यूनिटी में तो हो ही आप, मतलब आपको कोई कुछ बीमारी आपकी ठीक हो ना हो, आप फिट तो रहोगे। कोई और बीमारी एलिमेंट आपकी बॉडी में नहीं होगा। तो वो चांसेस तो 10% ही होते हैं, पर होम्योपैथी पेशेंट को लेना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए, एज ए फर्स्ट लाइन लेना चाहिए। फिर इमरजेंसी कुछ आती है तो ऑब्वियसली फिर तो है ही हमारे पास एलोपैथी। हाँ, मतलब फिर तो वो है ही ना सारे चीज़ें। आप सारे बल्क लेकर होम्योपैथ के पास मत जाओ, मेरा बोलना ये होता है। आप फ्रंट लाइन में होम्योपैथी को ले लो, उसके बाद अगर कुछ आपको इफ्स एंड बट्स आते हैं तो देन यू कैन रश टू अ इमरजेंसी के लिए। हाँ, नहीं ठीक है। आई मीन एक कॉन्सेप्चुअली तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों को ये चीज समझ आई होंगी। हाँ। तो आपके काफी सारे, आप बता रहे हैं पेपर्स आपने पब्लिश कर रखे हैं, तो किन किन टॉपिक्स पे आपने जनरली? नहीं, अभी मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पे तो पेपर पब्लिश हुआ है, बाकी पे मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है। अच्छा। मैंने अभी वेट लॉस पे किया है कि हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन आर वर्किंग ऑन वेट लॉस। तो ये हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में मिला कि जब हमने कुछ सेम मेडिसिन, मतलब ये मैं 15 इयर्स का पूरा डेटा अपना बना के ही प्रोवाइड किया है कि हमने 15 साल में जब वो कुछ 4-5 मेडिसिन को पेशेंट्स पे दिया तो वो मेडिसिन ने कैसे पेशेंट का 15 दिन के अंदर वेट लॉस किया। वो पेशेंट ज़रूरी नहीं थे सिर्फ वेट लॉस के लिए मेडिसिन दे रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, और वो लोग कोई एक्जिमा के लिए मेडिसिन ले रहा था, कोई हेयर फॉल के लिए ले रहा था। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा पेशेंट का वेट ज़रूर चेक करवाती हूँ, कुछ किसी भी डिसीज़ के लिए आए। तो ये जब डेटा पूरा कलेक्ट किया तो आई रियलाइज़ कि ये 4-5 मेडिसिन जब हमने दी तो पेशेंट ने वेट रिड्यूस किया ही किया 15 डेज़ में। तो ये हमारी रिसर्च ऐसे वर्क करती है। ये तो मैंने सिर्फ वेट लॉस पे किया। दूसरा टॉपिक मेरा अभी एलोपेशिया पे आ रहा है। अच्छा। एलोपेशिया एरिएटा।
तो वेट लॉस पे ऐसे मेडिसिन हमने निकाला कि ये 4-5 मेडिसिन है, जब भी हम इसको देंगे तो वेट लॉस होगा ही होगा। तो ये एक प्रूवन हो गया, केस स्टडी हो गई, दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड माय पेपर, क्योंकि उनके लिए भी ये एक डेटा पूरा देखना कि 10 साल के बच्चे पे भी काम किया, 30 साल पे भी काम किया, 60 साल पे भी काम किया, और वो डिफरेंट डिसीज पे थे और मेडिसिन दिया तो ये वर्क किया। तो ये रिसर्च पेपर ऐसे होम्योपैथी में भी रिसर्च चल रहे हैं। तो स्यूडो साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, स्यूडो साइंस क्या, प्लेसिबो भी कहीं से मुझे लगता है प्लेसिबो भी नहीं है, प्लेसिबो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एलोपेशिया में मैं मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो एलोपेशिया पे ही आने वाला है। एलोपेशिया में भी ओवरऑल एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको इंजेक्शंस देते हैं, वो भी DHT वाले मिनॉक्सिडिल। उसमें भी ये होता है कि जहाँ पे इंजेक्ट किया सिर्फ उतने एरिया में हेयर ग्रोथ हो जाता है, फिर नहीं होता। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ पे एलोपेशिया है वहाँ पे लगा देते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो मैं आपको अर्लियर भी बताया था कि DHT के इंजेक्शन शॉट्स लगाने से नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन भी ख़त्म हो जाता है और पेशेंट कई बार पूरा बाल्ड हो जाता है। मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो इंजेक्शन थेरेपी लेके आते हैं और उनकी आईब्रो तक भी चली गई। एलोपेशिया इतना फैल गया कि आईब्रो चली गई, बियर्ड पे हो गया, पूरी बॉडी यूनिवर्सलिस एलोपेशिया जिसको बोलते हैं वो भी डेवलप हो गया। लेकिन होम्योपैथी में क्योंकि एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे तो ऑब्वियसली आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन ही अच्छा काम करेगी। तो होम्योपैथी एलोपेशिया पे बहुत अच्छा काम करती है। और जिस तरीके से अगर आप एलोपेशिया की अगर थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब मैं आपको एज ए डॉक्टर बता रही हूँ कि एलोपेशिया जब ठीक हो रहा होता है तो पेरीफेरी से हेयर ग्रोथ होती है और विदाउट मेलानिन ग्रोथ होती है, मतलब वाइट हेयर आता है पेरीफेरी से, कॉर्नर से। ये आइडियल क्योर होता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट ऐसे ही ठीक हो रहा है, सर्कमफ्रेंस से बाल धीरे धीरे सेंटर की तरफ जा रहा है, तो वो इम्यूनिटी बूस्टअप उसका हुआ है और वो क्योर हुआ है, उसको लाइफ लॉन्ग कभी जीवन में एलोपेशिया नहीं होगा। जबकि अगर आप एलोपेशिया की थ्योरी पढ़, जो मैंने आपको बताया, अगर आप इंजेक्शन शॉट्स पे जाता है तो पेशेंट के सबसे पहले सेंटर में बाल आते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सेंटर में बाल आता है मतलब कि वो उसको लाइफ आगे चल के फिर से एलोपेशिया होगा। हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट पेशेंट को पता होना चाहिए कि अगर उसको एलोपेशिया हो रहा है और सेंटर में ग्रोथ आई है तो ही इज़ नॉट टेकिंग अ राइट ट्रीटमेंट, ठीक है। सर्कमफ्रेंस से आता है और धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल आई थिंक सेशन तो बहुत इंटरेक्टिव रहा, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे एक और चीज आपसे, मतलब एक सेक्शन के बारे में और पूछना है, क्योंकि आपने मुझे लगता है काफी सारी फीमेल्स वुड लाइक टू नो अबाउट अर्ली फीमेल इश्यूज जो आपने बताए थे। जैसे फीमेल इश्यूज में काफी सारे काम करते हैं, तो जनरली कौन कौन से इश्यूज आपको फेस होते हैं, क्योंकि आजकल अर्ली PCOS बहुत कॉमन है। तो कौन कौन से इश्यूज जनरली आपने देखे हैं, कौन कौन से इश्यूज में होम्योपैथी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं? देखिए, PCOD में ही सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का रोल अभी नाउडेज फीमेल्स में ये अवेयरनेस आई है कि PCOD के लिए दे आर टेकिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन। अब PCOD का भी मैं आपको फिजियोलॉजी बताती हूँ कि हाउ होम्योपैथिक साइंटिफिकली वर्क, राइट। PCOD में ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। आपके ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब वो PCOD क्यों डेवलप होता है, हमने ये देखा कि जो पेशेंट सप्रेशन में है, फीमेल शुरू से यंग एज से, अगर वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही है, डर रही है, फियरफुल है, उस फीमेल को ज़रूर PCOD होगा। दूसरा वो फीमेल को होगा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, जिसने ऑब्वियसली एक्सपोजर कहीं नहीं हुआ, घर ही घर में है, वो भी मेंटल सप्रेशन भी है, फिजिकल सप्रेशन तो है ही क्योंकि वो उसका बॉडी का कहीं कुछ वर्क नहीं हो रहा है, फैट डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो PCOD डेवलप होना उन गर्ल्स में बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगेन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम उसके मेंटल्स लेवल पे मेडिसिन को देते हैं। जब मेंटल्स पे मेडिसिन देते हैं तो ऑब्वियसली उसके जो सिस्ट बन रहे होते हैं बॉडी में, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो PCOD में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। दूसरा होता है डिलीवरी के बाद हेयर फॉल पे, जैसा हमारा डिस्कशन हो गया, लेकिन फीमेल्स में डिलीवरी के बाद पिगमेंटेशन आना भी एक बहुत कॉमन हो गया आजकल। पिगमेंटेशन आ जाता है, झाइयाँ जिसको बोलते हैं, उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमने पेशेंट को मेडिसिन दिया, हाँ टाइम टेकिंग मैं इसमें बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि पिगमेंटेशन एक लॉन्ग क्रॉनिक डिसीज़ है, उसको ठीक करने में 3 से 4 महीना लगता है। ओरल मेडिसिन प्लस एक्सटर्नल मेडिसिन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं हम,
और वो धीरे धीरे वहाँ पे जो मेलानिन का डिपोजिशन हो रहा है मेडिसिन उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे फीमेल्स में काम करती है। वेट लॉस तो है ही, वेट लॉस पे तो रिसर्च हो ही गई है कि उस पर मेडिसिन काम कर रही होती है। दूसरा हार्मोनल डिसबैलेंस अगर है, ओवर थिंकिंग है, जो कि आजकल फीमेल्स में रहता ही रहता है, क्योंकि वो एक एज ए हाउसवाइफ भी रोल प्ले कर रही होती है और अपना कहीं ना कहीं कैरियर में भी आगे बढ़ रही है। तो उस सिचुएशन में उसको बहुत सारी एंग्जाइटी इश्यूज़ आना, फोबिया आना, डिप्रेशन आना, ये सब भी बहुत कॉमन है। तो उस पर भी हम लोग काउंसलिंग सेशंस करके और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। जनरली ये हमारे मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम होम्योपैथी के जरिए होम्योपैथी से कर सकते हैं, जबकि एलोपैथी में वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव दे देते हैं 21 डेज वाला, जिसका अगेन एक ड्रॉबैक है कि वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल आना शुरू हो जाता है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, 3 वो लेके ही चलता है, ठीक है फीमेल। तो पीसीओडी में होम्योपैथी में बहुत 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 स्कोप है और फीमेल्स आजकल ले रही हैं क्योंकि दे डोंट वांट एनी साइड इफेक्ट ऑन देयर बॉडी। एक्ने इश्यूज तो मतलब आजकल ऐसा हो गया कि बिल्कुल एक तो भी आप मेरे ख्याल से देखते हैं स्किन डिसीजेस। हाँ, मैं स्किन डिसीजेस भी देखती हूँ, तो फीमेल के लिए तो एक एक्ने भी मतलब बहुत बड़ा सो लगता है। तो पीसीओडी में दिस इज़ अ मेन कॉमन सिम्टम कि आपका हेयर ग्रोथ हो जाना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, पिंपल्स आना, हेयर फॉल आना और वेट गेन होना। तो ये चारों चीज़ें तो बहुत कॉमन होती है। जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि चारों चीज़ें सिर्फ एक ही मेडिसिन से ठीक हो रही हैं, तो वाई वी शुड नॉट टेक द होम्योपैथी। अगर पीसीओडी फीमेल हेयर के लिए एक अलग दवाई खाए, स्किन के लिए एक अलग दवाई खाए, वेट गेन के लिए अलग दवाई खाए, तो वो तो मतलब कितने साइड इफ़ेक्ट झेलेगी। तो शी शुड नो कि इफ़ शी इज़ हैविंग पीसीओडी एंड शी इज़ हैविंग मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ लाइक दिस, तो शी शुड टेक द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन द फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट, नॉट टू गो ऑन द एलोपैथिक वन। तो ये एक फ़ायदा एक फीमेल को मिलता है। बहुत अच्छा। मुझे एक और आखिरी सवाल है आपसे। डू यू थिंक आज की डेट में जैसे आपने बताया हर चीज़ का एक ट्री, बाग या कुछ है, तो बहुत मुझे लगता है अलग अलग पार्ट्स की नॉलेज भी बहुत होगी इसमें, क्योंकि हर चीज़ का हर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। तो डू यू थिंक इसमें स्पेशलाइजेशंस आज की डेट में होना ज़रूरी है, या फिर अभी क्योंकि आज जैसे मतलब मैं भी काफ़ी सारे अभी मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि वी ट्रीट होल बॉडी कहीं ना कहीं, विच इज द प्रिंसिपल ऑल्सो ऑफ होम्योपैथी का। बट जैसे जैसे आजकल मॉडर्न ज़माना बढ़ रहा है, लोग स्पेशलाइजेशन की टुवर्ड्स ज़्यादा जा रहे हैं, तो होम्योपैथी में आपको लगता है कि स्पेशलाइजेशन बढ़ना चाहिए और एंड कुछ ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए कि उसी उस जैसे आपने हेयर फॉल बताया, हेयर फॉल एक एरिया है जहाँ पे अगर हेयर फॉल हुआ तो आप डॉक्टर वसुधा पे आ जाओ। yes. तो आपके बाल जरूर आ जाएंगे। yes she know the एक आपके बालों की एक एक चीज़ डॉक्टर वसुधा को पता है। तो यस, मैं इस पे यही बोलना चाह रही हूँ कि स्पेशलाइजेशन तो हमेशा से है ही। पहले डिप्लोमा डिग्रीज होती थी, फिर बैचलर डिग्रीज हो गई हैं, लेकिन अब स्पेशलाइजेशन भी होने लगा है। डर्मेटो में होने लगा है, साइकेट्री में होने लगा है, स्किन पे होने लगा है, सॉरी डर्मेटो एंड स्किन इज सेम, हेयर्स पे होने लगा है। तो जैसे मैं ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने हेयर पे डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट ट्राइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहा है तो वो होम्योपैथ को भी ढूंढ सकता है। अगर कोई डर्मेटो ढूंढ रहा है तो एक होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी ढूंढ सकता है। अगर कोई साइकेट्री ढूंढ रहा है तो वो होम्योपैथिक साइकेट्री भी ढूंढ सकता है। तो बस अभी हमारे पास लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं। पीडियाट्रिक्स भी आ गया है, हाँ पीडियाट्रिक्स भी आ गए, क्योंकि पीडियाट्रिक्स तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे वैसे ही बिटर मेडिसिन नहीं लेना चाहते। तो इफ़ अ पेशेंट इज फाइंडिंग पीडियाट्रिशियन, तो ही और शी शुड फाइंड अ होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन, क्योंकि वो आपको एक मीठी गोली भी दे रहा होता है उस बच्चे को और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये सर्च कर सकते हैं। तो मुझे लगता है स्पेशलाइजेशन अभी हमारा और सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। अभी वी हैव ओनली 5 और 6 लिमिटेड स्पेशलाइजेशन, लेकिन अगर कोई सर्च करता है इन अ वे तो वो होम्योपैथिक स्पेशलाइजेशन डॉक्टर को भी सर्च कर सकता है, क्योंकि वी हैव बेटर एंड बेस्ट मेडिसिन फॉर दीज केसेस। साइकेट्रिस्ट के लिए बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी में है, स्किन के लिए बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है, पीडियाट्रिक्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है ही,
और ट्राइकोलॉजिस्ट मैं हूँ, जो हेयर फॉल का लोगों को पता नहीं है। तो मेरा शुरू से यही था कि मैं हेयर और स्किन पे ज़्यादा काम करूँ। तो अभी मेरा कॉस्मेटो चल रहा है, लेकिन ट्राइकोलॉजी तो मैंने कर चुकी हूँ। तो इस पे लोग अगर सर्च करते हैं तो आ सकते हैं होम्योपैथी के पास। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा था ये ओवरऑल। लोगों को ना जितनी इंसाइट्स मिले होंगे ना इस वीडियो से, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको 110% एक बार ही आएंगे जरूर और पूछेंगे, बोलेंगे कि नहीं मुझे सबसे पहले तो बाल चाहिए अपने वापस, क्योंकि बालों का इशू ना बहुत ज्यादा बढ़ गया आज की लाइफ में। एंड देन स्किन डिसीजेस आजकल बहुत बढ़ गई हैं। तो मतलब ओवरऑल ना इट वाज फैंटास्टिक। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो आज यंग होम्योपैथ अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि मुझे होम्योपैथ बनना है? हाँ, देखिए मैं बताती हूँ, यंग होम्योपैथ्स को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी पैथी पे बिलीव करो, क्योंकि मेरा भी एक यू टर्न आया था जब मैं मेडिकल ऑफिसर एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में थी। वहाँ का वॉचमैन एक्जिमा से सफ़र कर रहा था। तो तब हम नए थे, हमें कुछ पता नहीं था, बट आई गिव हिम मेडिसिन और वो विदिन 7 days वो ठीक हो गया। तब आई रियलाइज्ड कि नहीं, होम्योपैथी इज़ वर्किंग, मतलब होम्योपैथी इज़ समथिंग। क्योंकि तब 4 साल पढ़ने के बाद नहीं पता था कि होम्योपैथी क्या करेगी। तो मैं अपने जूनियर्स को ये बोलती हूँ कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे पहले तो पढ़ाई पूरी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप नहीं बोल सकते कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप सिर्फ 10-12 मेडिसिन देकर और ये नहीं बोल सकते कि होम्योपैथी ने काम नहीं किया। वी हैव मल्टीपल मिलियंस मेडिसिन है हमारे पास, जो इसने काम नहीं किया तो दूसरी मेडिसिन काम करती है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे ही वर्क करो, होम्योपैथिक मेडिसिन पर ही रहो और डोंट लूज़ होप। जब आपका एक बार एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है, मतलब मैं एज ए होम्योपैथ बोलना चाहती हूँ, 4 से 5 साल तक मुझे लगता था कि मैं दूसरी फील्ड में चली जाऊँगी, मुझे नहीं कुछ लग रहा था, कॉन्फिडेंस कम आता है क्योंकि नहीं। लेकिन जब आप पैरेलली देखते हो, मेडिसिन देते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो, रिजल्ट देखते हो, तो आपको खुद से लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर रही है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन और साइंटिफिकली अगर किसी जूनियर को, मैं बोलती हूँ किसी को भी लगता है आपके वीडियो के थ्रू, तो वो मुझसे पूछ सकता है। और वी हैव अ रिसर्च पेपर, मैं हर अपने एक पेशेंट का रिकॉर्ड रखती हूँ विद अ लॉजिक कि किस मेडिसिन ने कितने लेवल पे क्या क्या काम किया, साथ में एलोपैथी के साथ में क्या काम किया, विदाउट एलोपैथी कैसा काम किया, फ्रंट लाइन पे कैसा काम किया। अच्छा। तो वी हैव रिकॉर्ड फॉर ऑल दैट। हाँ, तो पेशेंट, डॉक्टर्स को कहीं भी और दूसरी जगह फील्ड में ना जाके अपनी पैथी पे रहना चाहिए और स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ऑर्थो हमारे लिए एक बहुत, ऑर्थो में होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, पर ऑर्थो अभी तक स्पेशलाइजेशन में नहीं आया है। तो मुझे लगता है ऑर्थो भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए। बट ऑर्थो में तो अगर बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो कैसे, वो तो इमरजेंसी। हाँ, वो तो इमरजेंसी है, वो तो इमरजेंसी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बोन सिस्ट है, अच्छा, बोन सिस्ट है, विटामिन डी है, आर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसके लिए बहुत सारी बल्कि मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी से भी आप खा सकते हो, है ना। रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, बहुत सारे ड्वार्फिज्म हो जाता है, हाइट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे मेडिसिन हैं जो तो क्या प्रिवेंशन के लिए लोगों को बचपन से ही कहीं ना कहीं एक होम्योपैथ के जरिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे हम डेंटिशियन के लिए, तो ये तो मुझे लगता है शायद सभी को पता है कि एक टीथिंग ट्रबल्स के लिए मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, जो बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनके सेफली टीथ अपीयर होते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। नहीं तो बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं, बच्चों को कोराइजा, कोल्ड हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी का वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन अगर हम देते हैं तो बच्चों के बहुत सेफली टीथ अपीयर होते हैं। और ये भी हमने देखा, देखिए, क्योंकि 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अगर जिस बच्चे को मैंने 2 साल का जब था दवाई दी है, आज वो कितने साल का हो गया होगा, 15 साल। तो अगर मैं उस अपने एक बच्चे को भी देखती हूँ एज ए डॉक्टर, उसको एज ए पेशेंट, तो वो आज बहुत हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चे जिन्होंने बहुत सिरप्स या बहुत सारी कड़वी दवाइयाँ खाई हैं। तो ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है कि बच्चों ने, जिन्होंने शुरू से होम्योपैथिक दवाई पे रहे हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा रेदर टू दूसरे बच्चे। पर फिर भी मैं ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि एवरीपैथी इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी का हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल मैं आपको बताती हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हैं या पीडियाट्रिशियन है, वो लोग होम्योपैथ के पास
रिफ़र करते हैं। अच्छा। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं जो लोग हमारे पास बच्चे भेज देते हैं कि नाउ आई एम गिविंग इनफ मेडिसिन, एलोपैथी की दे चुका हूँ, अब डॉक्टर आप इसको दो, क्यों हम इससे ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं दे सकते। अच्छा। तो बहुत सारे जो गुड डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथ के पास भेजते हैं। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टर्स अपने बच्चों के लिए होम्योपैथ के पास आते हैं। वॉट हो गया, जैसे मस्से, कॉन्स हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कॉटराइजेशन है, आप कॉटराइजेशन करवा सकते हो लेकिन फिर से डेवलप हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी में वॉट का बिल्कुल रूट कॉज से ट्रीटमेंट होता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो इवन एलोपैथी भी आजकल अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता चल गई है कि साइड इफेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ी रही है, तो दे आर ऑल्सो टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर देयर किड्स। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो... ऐसे डॉक्टर्स हैं। अच्छा। मतलब मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ, हाँ, बट ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रिफर करते हैं कि आप होम्योपैथी लो। मेरे पास पेशेंट कुछ ऐसे आए हैं जिनको पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि अब आप होम्योपैथी दिखा लो, साइकेट्री ने बोला है कि आप होम्योपैथी दिखा लो। तो ऐसे इवन आप आर्निका का नाम मैं ले सकती हूँ, आर्निका बहुत कॉमन मेडिसिन है। सर्जरी के बाद आर्निका को देते हैं, सर्जन्स देते हैं। अच्छा। होम्योपैथी की दवाई है आर्निका, उसको सर्जरी के बाद दे देते हैं, ये खाओ इससे हीलिंग फास्ट होगी। तो अब बताइए, सिर्फ आर्निका तो एक ही दवाई है, हमें तो इसकी और 50 दवाई पता है। तो ये चीज़ कंपैरिजन, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसमें फ्रंट लाइन पे आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल लेमैन सर्च कर रहा है तो उसे होम्योपैथी ज़रूर फर्स्ट लाइन पे देखना चाहिए। अमेजिंग। मुझे लगता है आपसे ना एक बारी एक मुझे लगता है आफ्टर जब लोग इसको देखेंगे उनके बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो वो 100% पूछना चाहेंगे, तो मुझे लग रहा है एक फॉलो वीडियो भी जरूर लगेगी। डेफिनेटली बोलेंगे कि मैम ये कैसे हो जाए। हाँ, नहीं, आप सेकंड फॉलो अप भी हम रखेंगे क्वेरीज के साथ में रखेंगे। हाँ, तो उसके आंसर में करूँगी, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट है। मैं तो क्लियर करती हूँ अपने क्लिनिक में, पर ओवरऑल इस वीडियो के थ्रू भी लोगों को बहुत चीज़ें पता चलेंगी। मैं बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मुझे मतलब काफ़ी पता है, ये नहीं बोलूँगा बहुत चीज़ें पता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने सुनी नहीं थी कि हेयर फॉल या फिर ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं होम्योपैथी में आती है, क्योंकि हेयर फॉल इतना बड़ा सब्जेक्ट है एक तो आज की डेट में, मतलब कितने हज़ारों लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें ना मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। और लोगों को जितना पता चलेगा उतना तो गारंटीड वो कोशिश करेंगे कि साइड इफेक्ट्स के बिना अपनी लाइफ निकालें। तो गारंटीड आएंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है और लोग आपसे पूछना जरूर चाहेंगे इसके बारे में। डेफिनेटली। बट थैंक यू डॉक्टर वसुधा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है। हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ।